हेलो ऑल द सेकंड ईयर के लैपिकन्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 यूनिट्स, हाँ जी, 3 यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तीनों के ही वन शॉट लैपिक चैनल पर अपलोडेड है एंड तीनों ही वीडियोज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है, इतना मुझे पता है, ठीक है? तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हो, तो आपको वो तीनों यूनिट बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएँगी और आपको वो तीनों यूनिट के आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, दिमाग में सेट होने वाले हैं अगर आपने मेरे साथ फ्लो में पढ़ते गए तो, ठीक है? तो उन तीनों वन शॉट्स को अच्छे से देखना, उनमें हमने क्वेश्चंस भी करे हैं, आपके यूनिट 3 में भी हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं, बैंकर्स एल्गोरिदम हो गया, आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हो गए, सब कुछ हमने अच्छे से कवर किया है एंड यूनिट 1-2 के भी पीवाईक्यूज भी कवर किए हैं, तो सब कुछ हमने उन वन शॉट्स में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का वन शॉट देखो और उन वीडियो से अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल बनाओ। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऊप्स विद जावा का यूनिट 1 लेके आया हूँ एंड सून आपका टफल का भी वन शॉट आना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपके सारे सब्जेक्ट्स हमसे पढ़ोगे तो सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। इफ आई टॉक अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है आपका, उसके वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और पाइथन प्रोग्रामिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें आपके 2 वन शॉट्स, एक नहीं 2 वन शॉट्स, कंप्लीट प्रोग्राम का वन शॉट, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट, सब कुछ सारा वन शॉट वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको उस प्लेलिस्ट को देखना है पाइथन के लिए और आपका काम सेटल्ड है। फॉर यूएचवी ऑल्सो कंप्लीट प्लेलिस्ट इज प्रेजेंट, फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन कंप्लीट प्लेलिस्ट इज प्रेजेंट, फॉर साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट प्लेलिस्ट इज प्रेजेंट, फॉर मैथ्स 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट इज प्रेजेंट। तो आपके आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट की तो पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है एंड जिनके लेक्चर्स नहीं है उनके वन शॉट्स तो हम बना ही रहे हैं एंड वो वीडियोस जो आपकी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में वो कोई पुरानी नहीं है, जस्ट 3-4 महीने पहले की जो पिछले सेम थी ना उन्हीं की वीडियोस है। तो आप उनको आराम से रेफर कर सकते हो और उनसे अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो आज हम करेंगे ऊप्स विद जावा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे पिन्ड कमेंट पे जाकर वेबसाइट से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको दिया है और आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर भी लैपिक ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 को। अब मैं सबसे पहले यूनिट 1 में काफ़ी सारी आप देख सकते हो थियरी है, बट हम पहले थियरी नहीं करेंगे। मैं पहले आपको सिंटैक्स बताना चाहूँगा जावा का। सिंटैक्स बता देता हूँ, उसके बाद आपको आगे जो है चीज़ें उनको समझाता हूँ। बट द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको जावा का सिंटैक्स सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। देखो मैं आपको पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको ढंग से समझाऊँगा कि कहानी क्या है, ठीक है? तो पब्लिक क्लास क्लास मेन, ठीक है? बस आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप वेट करो, ठीक है? पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूज मत होना, स्ट्रिंग का एस कैपिटल ही होता है। देन इन जावा प्रोग्रामिंग जो आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट होती है तो आपकी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट होती है, प्रिंट एल लगाते हैं फॉर नेक्स्ट लाइन एंड इनसाइड द पैरेंथेसिस यू राइट द कोटेशन मार्क्स, यहाँ पर लिखते हैं हेलो लेपिकन्स, ठीक है? हेलो लेपिकन्स, ठीक है? यहाँ पर पी होता है आपका कैपिटल, हेलो लेपिकन्स। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट। अब इसको सबसे पहले रन करते हैं, लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है हेलो लेपिकन्स। अब इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले आप मेंशन करते हो क्लास को। यहाँ पर आपने क्लास लिखा कीवर्ड एंड देन आपने लिखा मेन, जो कि आपकी क्लास का नाम है। मेन क्लास यानी आपकी वो क्लास जिसके अंदर आप सारा कोड लिख रहे हो। फिर मेन मेथड, यहाँ पर ये आपका मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपका मेन मेथड है जो कि एंट्री पॉइंट होता है आपके कोड का, ठीक है? इसके अंदर आप जो भी कोड लिखते हो वो एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जैसे कि पब्लिक, पब्लिक इज द स्पेसिफायर, स्पेसिफायर यहाँ पर पब्लिक है विच मीन्स इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक तब लिखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें बिना अपने कोड को रन करते हैं। तो क्या इस कोड में आपने देखा कि मैंने कहीं ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात की? नहीं। आगे पढ़ोगे तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करना, हमें सीधा कोड को रन करना है, तो हमने स्टैटिक लिख दिया। वॉइड, वॉइड लिखते हैं विच मीन्स कि कोई आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा हमारा कोड, हमारा कोड कोई आउटपुट वैल्यू कोई कंप्यूटेशन करके आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा, इट्स जस्ट ये प्रिंट कर देगा जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेन डिनोट कर रहा है कि आपका मेन मेथड यानी कि आपका एंट्री पॉइंट है। देन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स आपकी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं एंड जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर में प्रिंटफ स्टेटमेंट पढ़ी थी फॉर प्रिंटिंग स्टेटमेंट ओवर द कंसोल, इन पाइथन प्रोग्रामिंग सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा प्रिंट स्टेटमेंट फॉर प्रिंटिंग एवरीथिंग ओवर द कंसोल। सिमिलर वेज जावा प्रोग्रामिंग में जो है आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो फॉर प्रिंटिंग एनीथिंग ओवर द कंसोल। सो दिस इज द कंप्लीट सिंटैक्स, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन सॉरी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप जावा में कुछ भी प्रोग्राम लैंग्वेज लिखते हो तो आप इसी बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हो, इसी में जो आप है चेंजेस करके मॉडिफिकेशंस करके आप अपनी कोड को लिखते हो एंड यहाँ में आउटपुट मिल जाता है हेलो लेपिकन्स व्हाटएवर यू हैव रिटन इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। फाइन, तो आपको कोड समझ में आ गया, आपको बेसिक सिंटैक्स समझ में आ गया। अब हम लोग बाकी चीज़ों पे बढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ आपको करानी बहुत ज़रूरी थी। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम वी आर गुड टू गो। अब हम ये सारी थियरी कवर करेंगे जल्दी जल्दी और इन थियरी को कवर करने के बाद हम लोग आएंगे अपने मेन पार्ट पर जो कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है, सब कुछ, ठीक है? बट ये थियरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इनमें से भी 7 और 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फीचर्स या हिस्ट्री में से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन या आपसे जेवीएम जेडीके वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए 7 नंबर में। तो थियरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके कोडिंग पार्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है बिल्कुल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ आप लिखते हो कोड को और आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो एंड कैसे यूज़ कर सकते हो कहीं भी। देखो राइट वंस रन एनीवेयर,
एंड दिस रन एनीवेयर इज विद द जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम। अब जावा जो है क्यों लर्न करें, फायदा क्या है इसका? सबसे पहले आपने सुना होगा कि आप लोगों को आपके सीनियर्स ने बताया होगा कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जावा का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। क्लाउड बेस्ड ऐप्स में होता है जावा का इस्तेमाल। जावा जो है आपका जो है वो बहुत सारे पावरफुल फ्रेमवर्क्स के साथ आता है, जैसे कि स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आपने सुना होगा कि एक्चुअली एक चीज़ है कि आजकल जो है मर्न स्टैक उसका काफ़ी डाउनफॉल चल रहा है, और आजकल डिमांड में आपका जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट चल रहा है। तो जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है उसकी काफ़ी डिमांड भी है, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है विद अ ग्रेटर पैकेज, ठीक है? तो आपको अगर आप अपना करियर जावा में बनाना चाहते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड काफ़ी सारी टॉप कंपनीज अमेजॉन हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, लिंक्डइन हो गया, वो सब सपोर्ट ट्रस्ट करती हैं जावा। हिस्ट्री पे पढ़ें, सबसे पहले बर्थ हुआ 1991 टू 1995, एंड थ्री पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस: जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। सबसे पहले जेम्स गॉसलिंग का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, ही इज द मेन पर्सन बिहाइंड द बर्थ ऑफ जावा। एंड देयर आर टू अदर्स ऑल्सो, जैसे कि माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड इट वाज इनिशिएटेड एट दी सन माइक्रो सिस्टम्स लेटर ऑन ओरेकल ने कैप्चर किया, बट स्टार्टिंग में सन माइक्रो सिस्टम्स में हुआ था। एंड इनिशियली जावा का नाम ओक हुआ करता था, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। जावा का नाम पहले ओक था, बट लेटर इसको जावा रीनेम कर दिया, क्यों? क्योंकि जो आपका ओक टर्म है वो ऑलरेडी ट्रेडमार्क था। फिर आपका 1995 में जावा 1.0 रिलीज किया, किसने? सन माइक्रो सिस्टम्स ने। एंड यहाँ पर राइट वंस रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एंड दिस इज पॉसिबल विद दी जेवीएम विच इज जावा वर्चुअल मशीन। अभी हम देखेंगे क्या होता है। फिर आपका 1998 में आपका जावा 2 वर्जन आया, जहाँ पर आपका जावा 2 एसई, ईई और एमई वर्जन लॉन्च हुई। जहाँ पर एसई का मतलब था आपका स्टैंडर्ड एडिशन, ईई का मतलब था आपका एंटरप्राइज के लिए एंटरप्राइज एडिशन, और एमई का मतलब था माइक्रो एडिशन, यानी कि मोबाइल के लिए, एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए, तो माइक्रो एडिशन। तो तीन पार्ट्स में आया। फिर आपके 2006 टू 2007 के बीच आपका ओपन सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट आया। ओपन सोर्स मीन्स फ्री टू एक्सेस। तो जावा जो सन माइक्रो सिस्टम से दे अनाउंस टू मेक द जावा ओपन सोर्स। फिर एट 2010 में आपने जो ओरेकल कॉर्पोरेशन थे, दे एक्वायर्ड द सन माइक्रो सिस्टम्स, 2014 में आपकी जावा 8 रिलीज हुआ। जावा 8 के फीचर्स पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 3 में, इसी सब्जेक्ट की यूनिट 3 में आप जावा 8 फीचर्स पढ़ोगे, एंड वो 2014 में लॉन्च हुआ था, एंड उसमें लैम्बडा एक्सप्रेशंस, फंक्शनल इंटरफेसेस जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। फिर 2017 टू 2021 में आपका जो जावा 9 था, जावा 11 था, जावा 14 था और जावा 17 था, वो आया, एंड इसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन लॉन्च हुए, एलटीएस जिसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा। फिर आपकी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अभी चल रही है 2022 टू 2025, जिसमें आपके जावा 21 भी आ चुका है। तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जहाँ पर सिंपल है, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बस थ्योरी फॉर्म में समझनी है। सिंपल है, इजी टू यूज है, क्लीन कोड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सपोर्ट करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप चाहे कहीं भी लिख लो, इट विल वर्क फाइन एट एवरी प्लेटफॉर्म। सिक्योर है, रॉबस्ट है, रॉबस्ट मीन्स इट इज एरर चेकिंग वगैरह जो है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, उन सभी को मैनेज करता है। मल्टी थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि मल्टीपल टास्क जो होते हैं आपके, दे कैन रन कंकरेंटली। पोर्टेबल, दैट इज इट कैन बी मूव्ड इजीली फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर विदाउट मॉडिफिकेशन। हाई परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है बेसिकली। ऑल्सो इट इज डायनेमिक मतलब कहने का ये है कि इट कैन लोड क्लासेस डायनेमिकली ड्यूरिंग रन टाइम, दिस इज द मेन लाइन हियर, कि इट कैन लोड क्लासेस डायनेमिकली ड्यूरिंग द रन टाइम। अब जेवीएम क्या होता है? जेवीएम बताया मैंने आपको, जावा वर्चुअल मशीन होता है, एंड इट इनेबल द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वंस रन एवरीवेयर। तीसरी बार आप इस लाइन को सुन चुके हो कि राइट वंस रन एनीवेयर। तो जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन, एंड ये क्या है? एक रन टाइम एनवायरमेंट है, एंड इसका मेजर यूज आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका जावा का बाइट कोड होता है, जावा का बाइट कोड बोले तो डॉट क्लास एक्सटेंशन जो होता है वो, तो आपकी जो बाइट कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स द रन टाइम एनवायरमेंट टू एग्जीक्यूट द जावा बाइट कोड, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को आप समझ सकते हो बड़ी आसानी तरीके से। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है जावा कोड आपका, जो कि डॉट जावा है। तो आप जो भी कोड लिखते हो वो डॉट जावा एक्सटेंशन की फाइल में आप लिखते हो। आप लिखते हो ना हेलो डॉट जावा, तो डॉट जावा आपकी एक्सटेंशन होती है, एंड उसी फाइल में आप जावा का मेन कोड लिखते हो। देन जावा सी, यानी कि जावा कंपाइलर कंपाइल करता है आपके डॉट जावा को, कन्वर्ट करता है आपके बाइट कोड में। तो आपका डॉट जावा डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है। डॉट क्लास फाइल यानी कि वो बाइट कोड कन्वर्ट हो चुका है। एंड अब बाइट कोड जो है आपका डॉट क्लास फाइल, वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। अब आपका जो जेवीएम है वो आता है, एंड जेवीएम आपके बाइट कोड को रीड करता है, और बाइट कोड को रीड करने के बाद आपके ओएस स्पेसिफिक मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैक ओएस हो गया, आपका लिनक्स हो गया। अच्छा, फिर एक एग्जांपल समझो, शॉर्ट सा एग्जांपल है कि आपने विंडोज है, आपका विंडोज सिस्टम, वहां पर आपने जावा का प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल करा, तो डॉट जावा से वो डॉट क्लास में कन्वर्ट हुआ, यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। एंड अब उस डॉट क्लास फाइल को उठाकर आप लाए हो लिनक्स सिस्टम पर, या फिर लेट्स से मैक सिस्टम पर, और अब आप उसे रन करते हो, तो वो प्रॉपर्ली रन कर जाएगा। एंड जावा, इससे पता चलता है जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है एट द बाइट कोड लेवल। तो ये बेसिक सा जो आपका डायग्राम यहाँ पर इसको समझाया गया है, ठीक है। तो मेन फंक्शंस जेवीएम के डॉट क्लास फाइल को लोड करना है, यानी कि बाइट कोड को, जो कंपाइल्ड बाइट कोड है उसको, बाइट कोड को वेरीफाई करना, एग्जीक्यूट करना कोड को यूजिंग जिट, अभी आप पढ़ोगे।
उसके बाद मैनेज करना मेमोरी को एंड एक्सेप्शंस को हैंडल करना। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये आपका जेवीएम का आर्किटेक्चर है। आप इसे समझो ढंग से कि आपका जो जेवीएम का आर्किटेक्चर है उसका क्या मतलब है। सबसे पहले आप क्लास लोडर देखोगे, क्लास लोडर का काम है लोड करना डॉट क्लास फाइल्स यानी कि जावा बाइट कोड को इनटू द जेवीएम मेमोरी, यानी आपकी मेमोरी में डॉट क्लास फाइल को लोड करता है क्लास लोडर। अब जो है बेसिकली जेवीएम मेमोरी जो है उसको कुछ पार्ट्स में, अब उसके बाद आप देख रहे हो जेवीएम मेमोरी है ना, जावा वर्चुअल मशीन मेमोरी, जिसमें हमने लोड करा, क्लास लोडर ने लोड करा डॉट क्लास फाइल को। अब इसके 5 पार्ट्स हैं, मेथड एरिया, हीप, जेवीएम लैंग्वेज स्टैक, प्रोग्राम काउंटर और आपका नेटिव मेथड स्टैक। जहाँ पर मेथड एरिया जो है वहाँ पर हम स्टोर करते हैं मेथड का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या कौन-कौन से हैं उनको स्टोर करते हैं। क्या मेथड का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स कौन-कौन से हैं। फिर आता है हीप जो कि स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करोगे, इंस्टेंसेस जो बनते हैं वो। फिर आपका जेवीएम लैंग्वेज स्टैक आता है जो आपके लोकल वेरिएबल्स को और मेथड कॉल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। इट स्टोर्स द लोकल वेरिएबल्स एंड मेथड कॉल इन्फॉर्मेशन। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होल्ड करता है क्या, एड्रेस, इसका एड्रेस करंट इंस्ट्रक्शन का जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, यानी जो भी आप कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका करंट एड्रेस उसको होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर। एंड नेटिव मैथड स्टैक क्या करता है, ये नेटिव यानी कि जो नॉन जावा मेथड्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, जैसे कि सी या सी प्लस प्लस के अगर आप मेथड्स यूज करना चाहो तो। फिर आपका एग्जीक्यूशन इंजन आता है। एग्जीक्यूशन इंजन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड की इंस्ट्रक्शंस को। क्या करता है, इट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपका जो बाइट कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एंड किसकी मदद से करता है, अभी आपने पढ़ा था जिट, जिट स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर यानी कि जिट कंपाइलर की मदद से बाइट कोड में कन्वर्ट, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है आपका एग्जीक्यूशन इंजन। फिर आपका आता है नेटिव मेथड इंटरफेस। नेटिव मेथड इंटरफेस ये क्या है, ये ब्रिज की तरह समझ लो काम करता है बिटवीन द जेवीएम एंड द नेटिव यानी कि नॉन जावा कोड। यानी कि जैसे अगर आपको मान लो किसी और लैंग्वेज के मेथड को कॉल करना है, जैसे आपको सी या सी प्लस प्लस के मेथड को कॉल करना है फ्रॉम जावा, तो आप हेल्प लोगे इसकी नेटिव मेथड इंटरफेस की। और फिर आती है आपकी नेटिव मेथड लाइब्रेरीज जो कि एक्चुअल लाइब्रेरीज होती हैं अदर लैंग्वेजेस की, मतलब सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की अदर लाइब्रेरीज होती हैं एंड दे कॉल्ड यूजिंग जीएनआई। जब जावा को फंक्शनैलिटी चाहिए नेटिव देन इट विल यूज दैट। अच्छा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सपोज करो कि देयर इज अ जावा कोड, ठीक है, सपोज आपका जो जावा कोड है वो किसी सी फंक्शन को कॉल करता है किसी सिस्टम प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए। तो आपका कोई जावा कोड है वो किसी सी फंक्शन को एक्सेस करता है, कॉल करता है टू एक्सेस द सिस्टम प्रिंटर। तो क्या होगा, क्लास लोडर क्लास को लोड करेगा, आपका जो क्लास लोडर है वो क्लास को लोड करेगा। फिर आपका जो नेटिव मेथड इंटरफेस हमने पढ़ा था ऊपर जो कि ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द जेवीएम एंड द नॉन जावा कोड, यानी कि आपका नेटिव कोड उसके बीच एक्ट करता है ना ब्रिज की तरह। तो वो जो नेटिव मेथड इंटरफेस है वो जावा को सी से कनेक्ट करेगा क्योंकि हमें सी को एक्सेस करना है, सी के थ्रू एक्सेस करना है सिस्टम प्रिंटर को। अब नेटिव लाइब्रेरीज जो होती हैं आपकी वो एग्जीक्यूट करेंगी सी कोड को एंड टू कंट्रोल द प्रिंटर। तो इस तरह से जो जावा है इट इज लाइक अ मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जावा कोड के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट जो है आपका जेवीएम का हमने सिस्टम समझा। बढ़िया, अब आगे क्या है इसके, तो ये सब आप थ्योरी पढ़ लेना, ये सब इसके मेमोरी एरिया किस पार्ट वगैरह ये सब हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अब यहाँ पर समझो जेडीके क्या है, ये रहा जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। तो जितना भी आप जावा कोड को डेवलप करने का काम करते हो वो सब जेडीके के अंडर आता है। तो इट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, ये जावा एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो जावा एप्लीकेशंस को क्रिएट करना हो, अगर आपको जावा एप्लीकेशंस को क्रिएट करना हो तो आप यूज करते हो जेडीके को। किसको, तो आप यूज करते हो जेडीके। अगर आपको रन करना हो, तो आप किसको यूज करते हो, तो आप यूज करते हो अपने जे आर ई को, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को। अब यहाँ पर इस डायग्राम को समझो, ये आपका डायग्राम सबसे पहले आता है जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन विच प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट, है ना। और ये बाइट, जब भी कोई बाइट कोड से रिलेटेड चीज हो तो यहाँ पर जेवीएम है। जब भी आपको रन टाइम, जब भी आपको कोड को रन करना है तो वहाँ पर जेआरई है। और जब भी आपको डेवलप करना है कोड को तब आपका जेडीके है। इतना याद रख लो, जब भी डेवलपमेंट क्रिएशन कोड के रिगार्डिंग बात होगी तो वहाँ जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होगी, जब रन करेंगे कोड को तो जेआरई होगी, और जब भी बाइट कोड से रिलेटेड कोई भी बात हो तो जेवीएम वहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। यहाँ पर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, अभी पहले ही बता दिया मैंने आपको, नेसेसरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है टू रन जावा एप्लीकेशंस। तो जब भी रन की बात हो, किसकी बात हो, रन जावा एप्लीकेशंस, तो आपको जीआरई का नाम याद रखना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बेसिक बेसिक चीज़ें थी। यहाँ पर देखो डिफरेंसेस दे रखे हैं। तो जेडीके क्या है, डेवलप करने में हेल्प करता है, जीआरई रन करने में, और जेवीएम जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने में। तो देखो जब भी मैंने बताया, जब भी बाइट कोड की बात होगी जेवीएम आएगा, जब भी रन करने की तो जीआरई आएगा, और जब भी डेवलप करने के लिए तो जेडीके आएगा। जेडीके और जीआरई दोनों क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, जबकि जेवीएम इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये राइट करने में, कंपाइल करने में, ये रन करने के लिए, और ये बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू नेटिव मशीन कोड। तो ये सब आप डिफरेंसेस का है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप नोट्स ले लेना पिन कमेंट से। तो आपको आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ थ्योरी थ्योरी डिस्कस करिए तो अभी तो कोई डिफिकल्टी तो आपको आनी चाहिए नहीं। अब अगर जावा कोड के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कई बार आ जाता है कि आपको स्ट्रक्चर बताना है, तो आप पैकेज स्टेटमेंट्स बताओगे कि जावा जो है, पैकेज जो है जावा का मैकेनिज्म है जो कि क्लासेस को, सब पैकेजेस को, इंटरफेसेस को इनकैप्सुलेट करके रखता है। तो जितने भी आपके क्लासेस, सब पैकेजेस या इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं उन सबको इनकैप्सुलेट करके रखता है कौन, आपका पैकेज स्टेटमेंट्स। उन पैकेज स्टेटमेंट्स को, जो भी पैकेजेस आपको यूज करने हैं उनके लिए आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। तो यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट आप पैकेजेस को, क्लासेस को, इंटरफेसेस को इंपोर्ट करते हो।
लास्ट आती है आपकी क्लास डेफिनेशन। तो क्लास एक सुपर यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट होता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, प्रोटोटाइप होता है। एंड यूजिंग दिस क्लास हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यूजिंग दिस क्लास हम क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस क्लास। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दे रखा है आपको, अच्छा ये आपका स्ट्रक्चर है भाई, पैकेज, उसको इंपोर्ट करा, क्लास, एंड क्लास के अंदर आपने कोड को, आपने क्लास को डिफाइन कर दिया, जो भी आपका कोड लिखना है वो लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं स्टेप्स टू इंप्लीमेंट अ जावा प्रोग्राम। अब हमने जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पूरा देख लिया था, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और प्रिंट करा था ना हेलो लेपिकन्स, और यहाँ पे हमने सब कुछ समझा था। अब यहाँ पर मान लो आपको कंपाइल करना और रन करना, तो वो आप कैसे करते हो उसको समझ लो। तो कंपाइल करने के लिए आपको, जब भी आपको कंपाइल करना हो तो आपको लिखना पड़ता है जावा सी। क्या लिखना पड़ता है, जावा सी। उसके बाद आपको फाइल का नाम है जैसे मेन जावा सी, फाइल का नाम है मेन डॉट जावा, सॉरी मेन डॉट जावा, अजीब सा डॉट बन गया, ध्यान मत दो, मेन डॉट जावा। यूजिंग दिस आपका जावा कोड कंपाइल हो गया। अब आपको रन करना है तो आपको सिंपल जावा लिखना है, जावा, और आपको अपनी फाइल का नाम लिख देना विच इज मेन। बस ये करने के बाद आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा, और आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा हेलो लेपिकल्स। जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड में आप रन करवा रहे हो कहीं भी, तो आप ये सब प्रोसेस कर सकते हो, या सीधा जैसे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करा था, तो हमने सीधा रन दबाया तो रन हो गया। अदरवाइज आपको रन करना हो तो आपका प्रोसीजर ये होता है, कंपाइल करने के लिए आप जावा सी और फिर अपनी फाइल का नाम मेन देन डॉट जावा, एंड रन करने के लिए सिंपल जावा डॉट मेन आपकी फाइल का नाम। ठीक है, बढ़िया। तो हमने यहाँ पर समझ लिया सब कुछ, काफ़ी कुछ समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास है कंपाइलेशन एंड फंडामेंटल्स, मतलब जो भी जावा का कोड है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलेशन एंड फंडामेंटल किस तरह दिखता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में जो है जनरली पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहले आपका जो सोर्स कोड है वो आता है जावा सी के अंदर, यानी कि कंपाइलर के अंदर, जहाँ से ये सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड मतलब आपकी डॉट जावा फाइल पहले रही होगी, आपकी पहले डॉट जावा रही होगी, अब वो डॉट जावा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटू डॉट क्लास, इंटू डॉट क्लास। वही काम हुआ कि आपका सोर्स कोड जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। फिर नेटवर्क और फाइल सिस्टम में जाने के बाद जो आपका बाइट कोड है वो जाता है बाइट कोड वेरीफायर के पास। बाइट कोड वेरीफायर के पास जाने के बाद इट कैन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, जेवीएम विच इज जावा वर्चुअल मशीन, एंड आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर यानी कि जिट कंपाइलर, एंड दे बोथ मूव टुवर्ड्स द ओएस। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आप जो है बनाकर आ जाना, जब आपको जावा का कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर बोल दिया जाए कि आप बताओ कि सोर्स कोड से कैसे कैसे एग्जीक्यूशन होता है, सब कुछ दिखाना हो तो आप ऐसे यहाँ पर बता सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखनी है, कंप्लीट स्टेप्स जो भी आपको बताए गए हैं। और एक तो ये देखो कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका ये डायग्राम 2 नंबर में आ सकता है बनाने को। आपका जो जेडीके जेवीएम जेआरई पढ़ा था हमने, यहाँ पर जो हमने ये डायग्राम पढ़ा था, दिस कुड बी फॉर 2 मार्क्स और दिस कुड बी फॉर 7 मार्क्स एज़ वेल फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। आपकी हिस्ट्री, अच्छा यहीं पर बता देते हैं ऊपर क्यों जाना है। आपकी जो हिस्ट्री पढ़ाई थी वो आ सकती है फॉर 7 मार्क्स, अलोंग विद हिस्ट्री का क्वेश्चन अकेले शायद ना आए, बट इसके साथ आपका फीचर्स पूछ लेंगे शायद। तो ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन आपके 7 मार्क्स के बन सकते हैं, ये आपके कंबाइन 7 मार्क्स के बन सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन 2 या फिर 7 मार्क्स का आ सकता है। आपका जो नीचे डायग्राम बताया वो आपका 2 मार्क्स में आ सकता है अनदर। एंड आपका जेडी की जेआरई जेवीएम, इनके बीच का डिफरेंस आपका 2 नंबर का, आइदर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या तीनों के बीच का डिफरेंस, और 2 मार्क्स आ जाएगा। तो देखो वो ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके पेपर में अभी तक जितना पड़ा वो आ सकते हैं, मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, वो भी बता दिया मैंने। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपको साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन रेडी करने हैं। तो अब आगे आते हैं, आगे आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लास डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट डिफाइन करना। अब हम उसे अब समझ लेते हैं क्लास क्या होता है, सीधा कोड लिखकर समझेंगे। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन दूँ तो क्लास बेसिकली क्या होता है, आपका एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हो, जो कि क्या करने में इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास जो है वो हम उसका यूज़ करते हैं। एंड क्लास को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो कि एक तरह का ब्लूप्रिंट आप किसे कह सकते हो। तो इट्स अ ब्लूप्रिंट एंड विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। सीधा सा इसका कोड लिखते हैं, सबसे पहले बढ़िया सा कोड लिखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में क्या है कहानी। सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ क्लास। तो हमने लिखा क्लास कीवर्ड, एंड लेट्स हमारी क्लास का नाम है कार। ठीक है, हमने कार नाम दे दिया। नाउ सबसे पहले हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। एक देते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का मॉडल, स्ट्रिंग मॉडल, और दूसरा देते हैं इंटीजर टाइप का ईयर। ठीक है, स्ट्रिंग और इंट क्या है आपके डेटा टाइप है, और मॉडल और ईयर क्या है आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब यहीं पर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, एंड लेट्स से हमारा मेथड जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो वॉइड, एंड इस मेथड का नाम लिखते हैं सेट डिटेल्स। क्या लिखते हैं, सेट डिटेल्स। और इसके अंदर हम 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, एक तो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट एम, और एक दूसरा इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट वाई। तो हमने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट भी पास कर दिए, और इन आर्गुमेंट्स जो हमने पास करे हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉडल वेरिएबल था उसके अंदर इनिशियली एम की वैल्यू को असाइन कर देते हैं, और आपके ईयर के अंदर इनिशियली हम वाई की वैल्यू को असाइन कर देते हैं। इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं अपनी मेन, ये हमारी क्लास जो हमने खुद बनाई है। अब आते हैं मेन क्लास जहाँ पर हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आते हैं मेन क्लास, तो पब्लिक क्लास मेन, ये हमारी हुई मेन क्लास। इसके अंदर हम मेन मेथड भी बनाएंगे। मेन मेथड मेरे साथ बोलो कैसे बनाते थे, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखते थे, स्ट्रिंग आर्ग्स, ये हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हो गए। और इसके अंदर अब हम अपना मेन काम करेंगे। अब देखो हम लोग क्लास का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यूज फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लास कार की मदद से जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। कैसे करते हैं, मेरे साथ सीखो।
हम सबसे पहले लिखते हैं हमारी क्लास का नाम कार। उसके बाद आप कोई भी कुछ भी कोई भी नाम रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम रख दो। हमने रख दिया कार वन। तो क्लास कार वन इक्वल्स टू न्यू कार। दिस इज द वे ऑफ क्रिएट, ये कैपिटल लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके क्लास का नाम कैपिटल होता है जनरली। उसके बाद आपके सेमीकोलन। तो क्लास, आपका जो क्लास का नाम था कार, ये हो गया कार वन वेरिएबल। तो यूजिंग दिस, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, यू इक्वल्स टू न्यू कार। ये जो लाइन होती है आपकी, इस लाइन की मदद से जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है या इंस्टेंस क्रिएशन होता है। तो अब ये जो आपका कार वन है, इसकी मदद से आप क्लास कार के किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हो। बढ़िया। आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब आप यूजिंग दिस कार वन वेरिएबल आप किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हो ऑफ क्लास कार। ठीक है। अब लेट्स से कार वन, जो हमारा कार्बन है, इसकी मदद से एक्सेस करने के लिए फॉर्मेट क्या होता है, कार्बन, इसका नाम लिखो, डॉट लगाओ। फिर डॉट लगा के हम एक्सेस कर रहे हैं जो हमारा मेथड था सेट डिटेल्स, इस मेथड को। तो सेट डिटेल्स, हम इस मेथड को एक्सेस कर रहे हैं और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं वैल्यूज। तो लेट्स हम स्ट्रिंग एम की जगह पास कर रहे हैं सुजुकी। ठीक है। और ईयर की जगह हम पास कर रहे हैं 2016। तो हमने सुजुकी पास कर दिया और ईयर की जगह पर हमने 2016 पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रिंट। यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। अब प्रिंट कराने के लिए कौन सी स्टेटमेंट होती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है। पैरेंथेसिस लगाओ। इसके अंदर सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं मॉडल, क्या, तो कार वन। वो भी किसकी मदद से प्रिंट करवाओगे, यूजिंग दिस इंस्टेंस कार वन। तो कार वन डॉट लिख दो मॉडल। यूजिंग दिस आपका जो मॉडल है वो प्रिंट होगा। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर आप लिख दो कार्बन। कार्बन की मदद से हम ईयर को भी प्रिंट करवाएंगे, ईयर, और इसके बाद भी आप कर दो। तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। पहले इसको करेंगे रन, फिर आपको एक एक बात समझ। तो इसे रन कर लेते हैं। तो रन करने पे आ रहा है एरर, कांट फाइंड। अच्छा, आपके जो ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जनरली पहले वाली क्लास को मेन क्लास समझ के एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये समझ रहा है कि जो क्लास कार है वो मेन है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो, अगर आप वीएस कोड पे रन करोगे परफेक्टली रन होगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बस इनकी प्लेसेस को शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं इसको यहाँ से बस उठा लूँगा और इसको मैं मेन के नीचे डाल दूंगा। अब ये मेन को ही मेन समझेगा और हमारे क्लास कार को मेन नहीं समझेगा। बाकी अब रन करते हैं इसको। तो अब देखो, अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। आपका आउटपुट सुजुकी और 2016 आ गया। ठीक है। तो कोड वही सही था और ऐसे भी सही है, पर ये क्या होते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर जो होते हैं आपके, ये जनरली पहले वाली क्लास को मेन क्लास समझ लेते हैं। तो वो कार क्लास को मेन समझ रहा था, तो उसकी बॉडी मांग रहा था कि उसमें मेन मेथड का, स्ट्रिंग का है, वो सब नहीं है। उस तरह का एरर वो दे रहा था। ठीक है। अब ये ठीक है, आप वो कोड वीएस कोड पे रन करोगे, कहीं भी रन करोगे तो परफेक्टली रन करेगा। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर हमने करा क्या है। सबसे पहले देखो, हमने क्लास कार बनाई थी, और क्लास कार हमने बनाई और इसके अंदर हमने दो वेरिएबल ले लिए, मॉडल और ईयर, एंड इनका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग और इंट। और हमने एक मेथड बनाया जो कि कुछ रिटर्न नहीं करा, सेट डिटेल्स। उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करे, स्ट्रिंग एम, इंट वाई। और हमने क्या करा कि हमने जो हमारा मॉडल वेरिएबल था, इसके अंदर ये एम वाली वैल्यू जो थी इसको असाइन कर दिया, और ईयर के अंदर वाई वाली वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर इन आर्गुमेंट्स के लिए हम कोई भी वैल्यू देते हैं, तो वो अल्टीमेटली किसकी वैल्यू दूंगी, मॉडल और ईयर की। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग कार। हमारी जो क्लास थी कार वन इंस्टेंस, इसका क्रिएट करा इक्वल्स टू न्यू कार। इससे इस लाइन को लिखने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ये लाइन लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग कार वन, यानी कि यूजिंग दिस इंस्टेंस वी कैन एक्सेस द एनी पार्ट ऑफ द क्लास कार। तो हम यूज एक्सेस कर रहे हैं इस मेथड को, सेट डिटेल्स। तो कैसे एक्सेस करते हैं, कार वन ये इंस्टेंस डॉट, जो आपका मेथड है सेट डिटेल्स, और इसके अंदर हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग एम की जगह पर सुजुकी एंड इंट वाई की जगह 2016। तो अल्टीमेटली जो आपका एम, ये वाला जो आपका एम था, वो ऑलरेडी उसके अंदर आपकी सुजुकी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेस्ट, और 2016 आपका वाई के अंदर हो जाएगा पेस्ट। तो अब आपके एम के अंदर सुजुकी और वाई के अंदर 2016 पेस्ट हो गए हैं, और इनकी वैल्यू किसको असाइन करिए, मॉडल को और ईयर को। तो अल्टीमेटली आपकी मॉडल सुजुकी हो चुका है और ईयर आपका 2016 हो चुका है। अब अगर हमें इन्हें एक्सेस करना है, कि हमें बताना है कि कार्बन मॉडल और ईयर क्या है, तो उसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, और यूजिंग, और उसको भी हम कैसे एक्सेस करेंगे, यूजिंग कार्बन, यानी कि यूजिंग द इंस्टेंस। तो हम कार्बन लिखेंगे डॉट मॉडल, तो मॉडल लिख दिया, और कार्बन डॉट ईयर। अब मॉडल के अंदर क्या है, सुजुकी, और ईयर के अंदर क्या है, 2016। तो हमारा फाइनल आउटपुट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सुजुकी और 2016, एंड वही हमारा आउटपुट आया है। तो ये हमारा कोड इसके साथ कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जावा के डेटा टाइप्स पर। अभी डेटा टाइप्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वैसे आपने डेटा टाइप्स हो गया, वेरिएबल्स हो गए, इनको आप फर्स्ट ईयर से सुनते आ रहे हो, अब तक तो बिल्कुल प्रो हो गए होगे यार आप लोग। तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, आपने सुना होगा कंटेनर्स होते हैं, वैल्यूज को स्टोर करते हैं, एंड किस तरह का वेरिएबल है वो बताने का काम आपके डेटा टाइप्स करते हैं। ठीक है। तो जावा के अंदर बहुत सारे आपके डेटा टाइप्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो आपके ये सारी डेटा टाइप्स हैं, ये रहे आपके डेटा टाइप्स हैं जावा। तो आपके पास काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि आपके दो पार्ट में डेटा टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में फर्दर आते हैं नॉन न्यूमेरिक वाले और न्यूमेरिक वाले, और न्यूमेरिक में भी फर्दर इंटीजर आता है और फ्लोटिंग पॉइंट आता है। अब आपके सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर में। तो इंटीजर में आ गया आपका बाइट, आपका आ गया
शॉर्ट, आपका आ गया इंट और आपका आ गया लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल 2 जानते हो, जहाँ पे डबल की प्रेसिशन ज़्यादा हाई होती है। नॉन न्यूमेरिक में आता है बूलियन और कैर, कैर फॉर लाइक ए, बी इन सब के लिए बाय इन्वर्टेड कॉमा, और बूलियन फॉर येस और नो, आइदर इसकी वैल्यू येस होती है और आइदर इसकी वैल्यू नो होती है, आइदर वैल्यू 0 होती है, आइदर वैल्यू 1 होती है। फिर आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके आते हैं स्ट्रिंग हो गया आपका, आपकी एरे हो गई एटसेट्रा, काफ़ी सारे हैं। तो ये आपकी डेटा टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, और आपके यहाँ पर आपके सारे डेटा टाइप्स जनरली जो आपके हैं, बाइट हो गया आपका, शॉर्ट हो गया आपका, इंट हो गया, ये कितने बाइट्स के होते हैं, इनके साइजेस मेंशन है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज मेंशन है, इनकी मिनिमम और इनकी मैक्सिमम वैल्यू मेंशन है। तो ये आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे सिंपल डेटा टाइप्स पूछेंगे, आपसे इतना कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे बस सिंपल डेटा टाइप्स पूछेंगे। तो आप जब डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप इनका साइज वगैरह, डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह मेंशन कर दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपसे डेटा टाइप्स जो है आपका आपसे क्लास विद एग्जांपल जो भी हमने पढ़ा, आपसे क्लास जो है विद एग्जांपल पूछ सकते हैं, जनरली 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, और क्लास और ऑब्जेक्ट का साथ में पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। डेटा टाइप्स जनरली आपका 2 नंबर्स में पूछ सकते हैं। जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी बताया, कंटेनर्स लाइक टू स्टोर डेटा, है ना, मेमोरी में आपको डेटा स्टोर करना है, तो फॉर दैट आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो आपका वेरिएबल्स, जैसे आपको वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना हो तो सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हो, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, आप इक्वल टू साइन लगा के जो भी वैल्यू देनी होती है वो लिखते हो, फिर आप यहाँ पर सेमीकोलन देते हो। वेरिएबल्स लोकल हो सकते हैं, लोकल यानी कि जो किसी पर्टिकुलर मेथड के इनसाइड काम करे। जैसे आपका ये पूरा मेन मेथड है तो इसके अंदर आपने इंट वेर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इक्वल्स टू 20, तो ये लोकल वेरिएबल है, इसको सिर्फ आप इसी मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हो। अगर आप मेथड के बाहर निकल गए तो यू कांट एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। जबकि और होते हैं जैसे कि आपका इंस्टेंस हो गया, इंस्टेंस को आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हो, लोकल को आप मेथड के अंदर करते हो, इंस्टेंस को क्लास के अंदर डिफाइन करते हो और मेथड के बाहर करते हो। ध्यान रखना, इंस्टेंस को क्लास के अंदर पर मेथड के बाहर, यानी कि इस मेथड के अंदर नहीं बट क्लास के अंदर होना चाहिए, मेथड के बाहर होना चाहिए। और आपका एक और है स्टैटिक, जो कि सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं, जो कि क्लास लेवल होता है। तो बेसिकली आपके कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, डबल टाइप है। ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं, एंड आपके सिंबल्स जो है वो किसी ना किसी वैल्यूज के बीच आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो जैसा नाम है वैसा काम है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस, दैट्स इट। काफ़ी सारे टाइप्स के, जैसे कि आपकी अरिथमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, टर्नरी, बिटवाइज और आपकी शिफ्ट, और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर भी होता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो वो सब परफॉर्म करते हो, इसमें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई वगैरह करते हो, प्लस से प्लस करते हो, है ना। एक छोटी सी चीज डिवीजन, मेरे को इसका आंसर आप दोगे, डिवीजन क्या रिटर्न करता है और मॉड्यूलो क्या रिटर्न करता है, बता दिया। वीडियो पॉज करके आंसर दिया करो, फिर चेक किया करो सही है कि नहीं। तो आपका जो डिवीजन है वो आपका क्या रिटर्न करता है, आपका रिटर्न करता है क्वेश्चन, और आपका मॉड्यूल रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कोड है, अभी ये तो नहीं कराना पड़ेगा ना, बच्चों का खेल है, तो आपको सिंटैक्स समझ में आ गया तो ये कोड आप देख लो और आप खुद प्रैक्टिस करना। तो अगर आप नेट से आप क्लास बनाना, मेथड बनाना, उसके अंदर ए और बी दो वेरिएबल लेना, और फिर उनके बीच प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो परफॉर्म कराना हो करा देना। फिर आते हैं यूनिरी। यूनिरी मतलब जिनकी सिंगल ऑपरेंड हो। सिंगल ऑपरेंड मतलब जैसे आप लिखते हो ना, जैसे आपने कोड देखा होगा फॉर लूप का, कि आई की वैल्यू आप 0 से इनिशियलाइज करते हो लेस देन एन, फिर आप लिखते हो ना आई प्लस 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 प्लस, लिखते हो ना, तो वो यूनिरी होता है। यानी यहाँ पर आपका सिंगल ऑपरेंड होता है, यहाँ पर आई एक सिंगल ऑपरेंड है ना। जनरली आप ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हो बिटवीन टू ऑपरेंड्स या मोर ऑपरेंड्स, बट यहाँ पर आपका सिंगल ऑपरेंड होता है, तो उसको हम यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। तो जैसे प्लस प्लस ए प्लस प्लस आई प्लस प्लस, या फिर आई माइनस माइनस, या फिर माइनस माइनस आई, तो उस तरह के। ठीक है, उसके बाद आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यूज को साइन करने के लिए होता है। वैल्यूज को साइन कैसे कैसे कर सकते हो आप, इज इक्वल टू से कर सकते हो, प्लस इज इक्वल टू से कर सकते हो। प्लस इज इक्वल टू कैसे होता है, लाइक अगर आपने लिखा ए प्लस इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है कि ए इक्वल्स टू, वन सेकंड, ए इक्वल्स टू, सॉरी, ए इक्वल्स टू ए प्लस, वन सेकंड, प्लस 5। ठीक है, तो ए प्लस इक्वल्स टू मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, मतलब ए की 5 वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद ए की वैल्यू के अंदर ए को डाल दो, मतलब एक के अंदर एक जो फाइनल वैल्यूज को डाल दो। ठीक है, ऐसे आपका माइनस हो सकता है, तब वहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। ऐसे आपका मल्टीप्लाई हो सकता है, आपका डिवाइड हो सकता है, कुछ भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपका रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि आपने बहुत फेमस देखा होगा, ये डबल इक्वल टू, दोनों साइड की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ ए डबल इक्वल टू बी, मतलब ये कंपेयर करेगा ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को, कि क्या वो आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये ए डबल इक्वल टू बी आपका इक्वल टू चेक करता है ए, और अगर आपका ये लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल और इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। तो ये नॉट इक्वल टू चेक करता है, अगर ए और बी दोनों नॉट इक्वल होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे आपका ग्रेटर देन हो सकता है, जो बताएगा कि कौन सी वैल्यू किस, ए जैसे ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, और ए लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, सभी के कोड साथ साथ मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके होते हैं, लॉजिकल एंड हो गया, तीन होते हैं बेसिकली, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड को आप डबल एंड से रिप्रेजेंट करते हो, लॉजिकल और को आप डबल ऐसे बनाते हो, और लॉजिकल नॉट के आगे आप बाहर फैक्टोरियल वाला साइन लगाते हो, विच रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल नॉट। जैसे अगर आपने लिखा ए ग्रेटर देन 5 और बी लेस देन 10 है, तो बीच में एंड लिख दिया, मतलब ये दोनों कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपका जो है आपका आगे काम होगा। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें यार, इन पे तो टाइम वेस्ट मत ही करवाना, क्योंकि यार आप लाइक फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, ऑपरेटर आपको बिल्कुल बेसिक से थोड़ी बताया जाएगा, ऑपरेटर तो आपको आइडिया होना चाहिए ना। अब आपकी बिटवाइज आ गए। अब बिटवाइज कैसे होते हैं, इनमें बिट्स पे काम करते हैं, लाइक आपको 5 है, और इसमें देखो जो आपकी लॉजिकल होते हैं उसमें डबल एंड आता है, बिटवाइज में सिंगल एंड आता है। तो जैसे अगर आपको 5 लिखा हो, 5 और एंड लिखा हो, और आपको 8 लिखा हो, बहुत बच्चों को बिटवाइज समझ में नहीं आया होता है, तो आपको करना क्या होता है, आपको 5 का बाइनरी निकालना होता है। 5 का आप बाइनरी निकालोगे, 5 का बाइनरी निकाल लो,
ऐसे निकलेगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर 2 1 ज़ा यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 101, तो इसकी जैसे 101। अब 8 की निकालते हैं। देखो अब मैं बच्चों वाली चीज़ें करा रहा हूँ आपको, ठीक है, पर फिर भी चलो करा देते हैं क्योंकि बिटवाइज में मे भी कन्फ्यूजन हो। तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 0, फिर आपका 2 आता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 0, फिर आपका 2 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 0, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 1 और 000 आ गए, 000 आ गए, ठीक है। तो आपके 1 000 आ गए और इसमें कितना आ रहा था आपका, इसको समझ लो 0 है। तो अब अगर आप इनको क्या करोगे, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मतलब क्या होता है आपको पता है? एंड ऑपरेशन क्या होता है? एंड ऑपरेशन मतलब दोनों में से एक वैल्यू जो है वो भी फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स आएगा। तो अगर इनके बीच होते हैं मल्टीप्लाई, तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 और 0 1 0 0 1 0, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 1 0 1 करके मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है अपने बिटवाइज ऑपरेटर को परफॉर्म कराते हैं। इसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो कि आपको ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, ठीक है। तो आई विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर डाउट। ऑल्दो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बट एल्स अगर आपको है तो आप बता दें, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन आपको समझ में आ गया, 0 1 0 1, ये वाला आपका 5 का था, ये वाला 0 1 0 1, ये 5 का आया था। आप बोलोगे 5 का तो 101 आया था, तो पीछे अगर कुछ नहीं होता तो आपको इसके साथ करना है ना, तो उसका 4 डिजिट है, तो आप पीछे 0 लगा सकते हो। 0 लगा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच आप करते हो, तो यहाँ पर आपको 1 0 0 देखने को मिलता है, यहाँ भी 0 देखने को मिलता है, यहाँ भी 0 को देखने को मिलता है, यहाँ भी 0 को देखने को मिलता है। तो आपको सारे 0 मिल रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 5 और 8 के बीच आप करोगे बिटवाइज़ एंड, तो आपका वैल्यू 0 आएगा। बात समझ में आई? आ गई बिल्कुल अच्छे से। इसकी वैल्यू आ रही है 0। एंड मतलब समझ लो मल्टीप्लाई, और मतलब समझ लो प्लस। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर दीज बिटवाइज थिंग्स, ठीक है। अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। तो टू रिजॉल्व योर ट्रबल आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ ट्रिक्स, फाइन। तो आपको समझ में आ गया, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। बिटवाइज 5 और 8 के बीच का कैसे आएगा मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी क्योंकि मैंने ढंग से लिखा नहीं था, बट यहाँ पे लिखकर आपको समझ में आ गया 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। तो फाइनल रिजल्ट इज 0। तो आई होप आपको बिटवाइज में कंफ्यूजन नहीं आ गया। इसी तरह से आपको और करने को दिया जाता तो इनके बीच प्लस कर देते, ठीक है। उसके बाद ये सारे ऑपरेटर्स आप कर लोगे। शिफ्ट ऑपरेटर में लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर देते हैं, राइट की ओर भी शिफ्ट कर सकते हैं आपके, और अनसाइंड राइट शिफ्ट भी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अनसाइंड में ध्यान रखना, अनसाइंड में आपकी जो राइट शिफ्ट है उसमें थ्री शिफ्ट वाले ऑपरेटर्स बनाने पड़ते हैं, और नॉर्मल जो होते हैं उनमें आपको 2 बनाने होते हैं। इतना सा डिफरेंस याद रखते हैं, ठीक है। अगर आपने शिफ्ट लेफ्ट कराए तो वो शिफ्ट कर देगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके जीरोज हैं उनको फिल कर देगा। और जब आप साइड राइट शिफ्ट करोगे तो क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा राइट की तरफ, यानी कि जो भी आपकी राइट डायरेक्शन है उसकी तरफ शिफ्ट करेगा, एंड जो रेस्ट पार्ट होगा उसमें जीरो फिल्स कर देगा, ठीक है। और अगर आप अनसाइड की बात करोगे तो शिफ्ट करेगा बिट को राइट में, जीरो फिल करेगा, बट लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी वो हमेशा जीरो होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल फ्लो। अब आ जाते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पर। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स भी आप सभी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ते हो, एंड कंट्रोल फ्लो में बेसिकली आप इफ एल्स पढ़ोगे, लूप्स के बारे में पढ़ोगे। तो सभी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप कंट्रोल फ्लो में पढ़ते हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली स्टेटमेंट आती है इफ स्टेटमेंट। इफ क्या कहती है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन हिट होती है, लेट्स से इफ एज इक्वल्स टू 18, अगर आपकी एज 18 है तो आप वोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं कर सकते हो। तो इफ स्टेटमेंट्स लाइक वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो ये उसका दे रखा है एक एग्जांपल, लाइक टेस्ट एक्सप्रेशन होती है, अगर ट्रू होती है तो हम बॉडी में आते हैं इफ की, अगर फॉल्स होती है तो स्टेट यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो वो बॉडी में आ जाते हैं, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हम सीधा जाते हैं स्टेटमेंट जस्ट बिलो जो इफ के बाद आए, यानी अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हो तो इफ के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जैसे आपने सबसे पहले इंट एक वेरिएबल बना लिया नंबर जिसकी वैल्यू है 10। अब अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है, इफ कैसे लिखते हो, इफ फिर आप पैरेंथेसिस बनाते हो, पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखोगे कंडीशन कि इफ नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो आपको प्रिंट कर देना है कि 0 से बड़ी है वैल्यू, 0 से बड़ी है वैल्यू। और देन आप एक और प्रिंट स्टेटमेंट देते हो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कि ये स्टेटमेंट हमेशा चलेगी। ये स्टेटमेंट हमेशा क्यों चलेगी, क्योंकि ये किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। ये स्टेटमेंट के आगे आपने कोई इफ एल्स नहीं लगाया, ये कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, तो ये तो हमेशा चलेगी। मतलब ये तो आउटपुट आपको दिखेगा क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज किया है। बट यहाँ पर अगर इफ की कंडीशन अगर नंबर 0 से बड़ा है तभी ये वैल्यू प्रिंट होगी। अभी आपको पता है कि 10 जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर आउटपुट में 0 से बड़ी है वैल्यू ये भी आएगा, और ये स्टेटमेंट हमेशा चलेगी, ये भी आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। अब इफ के बाद एल्स आ जाती है। इफ एल्स का क्या मतलब है, इफ मतलब ये कंडीशन हुई तो एक स्टेटमेंट चलेगी, एल्स मतलब अगर पहले वाली नहीं हुई तो एल्स स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। अब जैसे अगर इफ आप एग्जांपल ले लो, इफ जो आपका नंबर है, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एल्स अगर वो 0 से छोटा है तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो इस तरह से आप इफ एल्स का यूज करते हो। तो यहाँ पर आपके पास इफ भी होता है, यहाँ पर आपके पास एल्स भी होता है। तो इसका जैसे सिंटैक्स अगर आपको देखना है तो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले इफ जो होता है उसके अंदर आप कंडीशन लिखते हैं। एक बात का ध्यान रखना, इफ के अंदर कंडीशन लिखते हो, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगती, क्योंकि एल्स ऑटोमेटिकली अगर ये वाली कंडीशन नहीं हुई ट्रू तो ऑटोमेटिकली एल्स रन कर जाता है। तो अगर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है, अगर ये नहीं होती तो ऑटोमेटिकली
एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। तो आपको कंडीशन सिर्फ इफ में लिखनी होती है, एल्स में नहीं लिखनी होती है। जल्दी से इसका कोड एग्जांपल देखो कि जैसे यहाँ पर अगेन हमने इंट नंबर इक्वल्स टू 10 लिया है। अब अगर नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है, इफ तो 0 से बड़ी है वैल्यू, एल्स एल्स में सारी कंडीशन आ जाएंगी, चाहे एल्स में इस नंबर ग्रेटर देन 0 के अलावा जितनी कंडीशन है, लेस देन 0, इक्वल टू 0, सारी कंडीशन एल्स के अंदर एल्स का पार्ट हो जाएंगी। तो अगर एल्स कंडीशन कुछ भी बनती है तो 0 से छोटी है वैल्यू, या फिर 0 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन की कंडीशन पूरी कर रहा है इफ। जो रिमेनिंग जो भी कंडीशन होती है आपकी 0 के बराबर हो, 0 से छोटी हो, सब केस में कौन चलेगा, एल्स। और ये स्टेटमेंट आगे कोई कंडीशन नहीं तो ये तो हमेशा चलेगी। अब यहाँ पर नंबर 10 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, 0 से बड़ी है वैल्यू ये वाली, और ये वाली स्टेटमेंट हमेशा चलेगी, ये भी प्रिंट होगी क्योंकि इसके आगे कोई कंडीशन नहीं है। तो ये था आपकी इफ एल्स। उसके बाद आता है आपका इफ एल्स इफ लेटर। तो आपका लेडर की फॉर्म में एक काम करता है और ये क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस को। अब अभी हमने देखा कि इफ नहीं हुआ तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। अब मान लो आपको 2 से ज़्यादा कंडीशन लगानी हो फिर, तो उसके लिए आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो लेटर का, ठीक है, जब आपको ज़्यादा कंडीशंस को लिखना हो। तो जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये फ्लो चार्ट वगैरह है, इसको तो आप आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ठीक है। सभी के लिए आप क्या करोगे, देखो कंडीशन अगर आपको डिनोट करनी होती है तो कंडीशन को डिनोट करने के लिए आप डायमंड का यूज़ करते हो। स्टार्ट और एंड को दिखाने के लिए आप ओवल का यूज़ करते हो। और अगर आपको कोई स्टेटमेंट लिखनी हो तो उसके लिए आप रेक्टेंगल का यूज़ करते हो। बस इतना सा पता होना चाहिए, बस कुछ नहीं। और आपको एक येस की कंडीशन बनानी है और एक नो की कंडीशन बनानी है कि येस पे एग्जीक्यूट होगी एंड नो के लिए अगली कंडीशन चेक होगी। फिर अगर येस हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर नो हुई तो अगली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर इनमें से कुछ नहीं हो तो एल्स बॉडी में जाएंगे एंड देन आपका एग्जीक्यूट होकर एंड हो जाएगा। तो ये आपका फ्लो चार्ट है। अब जैसे आप एग्जाम्पल समझो, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया एज नाम का जिसकी वैल्यू है 20, तो इंट एज इक्वल्स टू 20। अब सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई इफ अगर एज लेस देन 13 है, 13 से कम है, तो अभी तो बालक हो, पढ़ाई पर ध्यान है ना, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ अगर एज की वैल्यू आपकी 13 से बड़ी है और बराबर है बट 20 से कम है, यानी 13 से लेके 19 तक है, तो प्रिंट होगा कि अरे अब आगे क्या करना है, डिसाइड करो। अब एल्स इफ, एक और देखो यहाँ पर इफ है, अब हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी तो हमने यूज करा एल्स इफ। देखो ध्यान दो यहाँ पर एल्स इफ, और एल्स इफ लगाते वक्त भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखनी पड़ेगी। सिर्फ आप सिर्फ एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखते। तो अगर यहाँ पर कंडीशन है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। एल्स इफ अगर वैल्यू 20 के इक्वल है, 20 से बड़ी है बट 65 से कम है, तो मतलब शादी कर लो, घर बसाओ, करियर बनाओ। अगर एल्स इफ एक और कंडीशन लगेगी, अगर ग्रेटर देन 65 या इक्वल टू 65 है बट 80 से कम है, तो अरे अब तो रिटायरमेंट का टाइम है, तो आप इंजॉय करो। और लास्ट एल्स, अब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी हिट नहीं होती है तो मनुष्य जीवन ही बेकार है, आराम सिर्फ नाम का है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हमारी वैल्यू कितनी है 20। अब 20 कहाँ लाई करती है, क्या 13 से छोटी है, नहीं 13 से छोटी नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चेक होगा, या 13 से बड़ी और 13 के बराबर है, और या फिर 20 से छोटी है, नहीं ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 13 से 19 तक की कहानी है, इक्वल टू 20 मेंशन नहीं, सिर्फ लेस देन 20, तो ये वाली स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। अगले एल्स इफ पर आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एज इक्वल्स टू 20 का क्राइटेरिया दे रखा है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है, शादी कर लो, घर बताओ, करियर बनाओ, ये वाली चल जाएगी। तो आपका आउटपुट में आ जाएगा शादी कर लो, घर बताओ, करियर बनाओ। आते हैं स्विच स्टेटमेंट पर। अब स्विच एक्सप्रेशन क्या होता है, जहाँ पर आपको मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यूज दी होती है टू कंपेयर अगेंस्ट अ सिंगल वेरिएबल। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हो स्विच कीवर्ड, SWITCH, ध्यान रखना स्पेलिंग सही लिखना वरना एरर आ जाएगी, ठीक है। तो स्विच की स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखना, अदरवाइज यू विल फाइंड एरर। स्विच लिखोगे, पैरेंथेसिस बनाओगे और पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे एक्सप्रेशन जो भी है, ठीक है, इसके अंदर आप एक्सप्रेशन दोगे। और उसके बाद आप केस वैल्यू बनाते हो, जैसे केस वैल्यू 1, फिर आप लगाते हो कोलन और अपनी कोड ब्लॉक को लिखते हो और फिर यूज करते हो ब्रेक। फिर केस वैल्यू 2, कोड ब्लॉक लिखा, ब्रेक। अब जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, इधर देखो, हमने दिया कि एक वेरिएबल लिया डे और डे की वैल्यू 3, डे की वैल्यू 3। अब हमने लिखा स्विच और इसके अंदर एक्सप्रेशन डाला, एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, यानी आपका जो वेरिएबल है उसे डाल दो डे, क्या है डे। अब केस 1 बनाओ, केस 1 होगा कोलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मंडे, मतलब पहला दिन आपने असाइन कर दिया कि पहला दिन है मंडे आपका, फिर ब्रेक लगाया। अब केस 2 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अब ट्यूसडे, यानी आपका सेकंड डे ऑफ द वीक ट्यूसडे, फिर थर्ड डे ऑफ द वीक आपका वेडनेसडे, फोर्थ डे ऑफ द वीक आपका थर्सडे, फिफ्थ डे ऑफ द वीक आपका फ्राइडे, सिक्स्थ आपका हो गया सैटरडे और सेवन्थ हो गया आपका संडे। और हमेशा आप एक डिफॉल्ट केस भी देते हो कि अगर इनके अलावा कोई कंडीशन होती है तो आपको देना है इनवैलिड डे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अंदर लिखोगे पैरेंथेसिस के इनवैलिड डे। अब आउटपुट क्या आएगा, एनी केसेस, यस आउटपुट आएगा क्या, क्योंकि हमने लिया डे की वैल्यू 3, तो 3 केस 3 पर आएंगे। जब आप डे की वैल्यू आपने ले ली 3, तो ये 3 देखेगा और केस 3 पर आ जाएगा, केस 3 पर आएगा और देखेगा प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को प्रिंट कर देगा और आपका आउटपुट वेडनेसडे आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर लूप पर, जैसे आपका सबसे पहला था फॉर लूप। फॉर लूप में आप कैसा होता है सिंटेक्स कि आप फॉर लिखते हो, आपने पढ़ा होगा, फॉर लिखते हो, फिर आप पैरेंथेसिस बनाते हो, इसके अंदर इंट आई इक्वल्स टू 0, फिर आप बनाते हो सेमीकोलन, फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन बनाते हो, है ना, ऐसे करके फिर आप कंडीशन देते हो, फिर आप सेमीकोलन बुला के प्लस 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 करते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है वो करते हो। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, फिर आप इनिशियलाइजेशन करो, इनिशियलाइजेशन मतलब वही जो आप लिखते हो इंट आई इक्वल्स टू 0। फिर कंडीशन चेक होती है जो आप यहाँ पर लिखते हो सेकंड वाले पार्ट में कि आई लेस देन एन, जो कंडीशन है वो चेक होती है। अगर फॉल्स है तो फिर एंड हो गया, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, जो आप यहाँ पर लिखते हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट,
तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, फिर से क्या होगा आपका कंडीशन चेकिंग होगी, फिर से फॉल्स हुआ तो ब्रेक, अगर ट्रू हुआ तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और आपका लूप चलता रहता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल समझो, ये हमने क्लास बना ली फॉर लूप और ये मेन फंक्शन है। अब यहाँ पर फॉर लिखा, इंट आई इक्वल्स टू 0, ये क्या है इनिशियलाइजेशन, क्या है इनिशियलाइजेशन। फिर आई इज लेस देन 5, ये क्या है कंडीशन। तो सबसे पहले ये आपकी हो गई इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ये होगी आपकी कंडीशन। अभी कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होगा और फिर से क्या होगी कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर से कंडीशन चेक होगी। तो इस तरह से लूप काम करेगा। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जीरो के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले जीरो है, जीरो लेस देन 5 है, हाँ है, तो जीरो क्या है, जीरो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आ गया जीरो। फिर जीरो होने के बाद एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1, 1 चेक होगा 5 से कम है, हाँ है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2, 2 कम है 5 से, हाँ प्रिंट हो जाएगी। 3, 3 कम है, हाँ प्रिंट होगा। 4, 4 कम है, हाँ प्रिंट होगा। 5, 5 कम नहीं है 5 से, 5 तो इक्वल है ना, तो 4 तक वैल्यू जो है आपकी प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा 0, 1, 2, 3 और ये रहा आपका 4, दिख नहीं रहा होगा 4 भी है यहाँ पर, और आपका काम खत्म। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देना हो, आपको कैलकुलेट करना है, तो अब हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप तीनों के ही कोड्स कर लेते हैं, और तीनों के बीच आपको जब हम कोड करेंगे तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो अभी क्वेश्चन हम देख रहे थे, क्या करना था, हमें प्रिंट करना था सम ऑफ 1 to 20 नंबर्स, मतलब स्टार्टिंग के 20 नेचुरल नंबर्स का हमें सम प्रिंट करना था इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बनाते हैं। जब भी कोई कोड लिखते हैं तो हमें पूरे कोड को रैप करने के लिए हम एक क्लास बनाते हैं, तो पब्लिक क्लास, और इसका नाम दे देते हैं फॉर लूप। ध्यान रखना क्लास का नाम जो है कैपिटल लेटर्स में देना, इस बात को ध्यान रखना। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड मेन, और पैरेंथेसिस इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग एंड देन आर्क्स। इतना आई गेस, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंटेक्स का पार्ट है ये तो। अब यहाँ पर चीज को समझो, हमें कैलकुलेट करना है सम को। तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, एक सम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसको हम वैल्यू 0 असाइन करते हैं। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि हमारे सम की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम लगाएंगे लूप फॉर, और इस लूप के अंदर सबसे पहले करेंगे इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल्स टू 0 से कर लो, 1 से कर लो, आपकी मर्जी है। वैसे हमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स चाहिए तो हम 1 से कर रहे हैं, अदरवाइज 0 भी आप किसी फाइनल प्रोडक्ट में ऐड करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप 0 से करो, 1 से करो, दोनों सही है। तो इंट आई इक्वल्स टू 1, और आई की वैल्यू कहाँ तक ले जानी है, 20 तक। तो हमने इक्वल टू 20 भी मेंशन करा है क्योंकि हमें 20 को भी इंक्लूड करना है। तो लेस देन इक्वल टू 20, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे आफ्टर एवरी आइटरेशन। अब हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा लॉजिक लिखना है कि हम जो भी हमारा सम वेरिएबल हमें इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे सम जो इनिशियली रहा हो प्लस जो आई है। मतलब आफ्टर एवरी आइटरेशन आप सम के अंदर आई की वैल्यू को ऐड करते जाओ। मतलब जैसे इनिशियली सम 0 है और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 20 है, हाँ कंडीशन हिट हुई, तो 1 प्लस 0 1, अब सम की वैल्यू होगी 1, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई हुई 2। अब 2 क्या लेस देन इक्वल टू 20 है, हाँ है, नीचे आएंगे तो सम के अंदर सम प्लस आई, सम की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 3, तो अब वैल्यू सम के अंदर 3, इस सम के अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो गई होगी। अब आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी, आई की वैल्यू होगी 3, या 3 लेस देन इक्वल टू 20 है, हाँ है, तो अब अंदर जाएंगे। अब सम की वैल्यू कितनी थी आपकी, इनिशियली 3 थी, अब आई की वैल्यू भी कितनी 3, तो 3 प्लस 3 6, अब सम के अंदर 6 स्टोर होगा। तो इस तरह से जब आप 20th आइटरेशन कर चुके होगे तो सम के अंदर हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है, वो फाइनल जो वैल्यू है वो जाकर स्टोर हो गई होगी। तो अब हमें क्या करना है, उसी सम को प्रिंट करा लेना है क्योंकि हमें सम की वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, फाइन, और इसके अंदर हम लिख देंगे जो भी हमें सम की वैल्यू चाहिए, तो हम लिख देंगे सम। इन्वर्टेड कॉमास मत डालना, इन्वर्टेड कॉमास डालोगे तो सम प्रिंट हो जाएगा, ये जो सम लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाएगा, इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। वैल्यू चाहिए तो आपको इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखने होते हैं। अब इसको रन करते हैं, तो इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, कहीं एरर है, हाँ यहाँ पर एरर है, इन्वर्ट हमारे सेमी कोलन मिसिंग है ना। एरर्स में जो मैं एरर्स करूँ उनसे सीखो, और आप उन एरर्स को दोबारा मत दोहराना अपने पेपर्स में या कहीं भी जहाँ पर आप लिखो। तो देखो हमारा फाइनल रिजल्ट 210 सक्सेसफुली आ चुका है। तो हमने फॉर लूप समझ लिया, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन हो, आपका जो है कंडीशन चेक हो, या आपका अपडेशन हो, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तीनों क्या हो रहे हैं आपके पैरेंथेसिस के अंदर ही हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। नेस्टेड फॉर लूप, एक कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड फॉर लूप, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप डालते हैं। तो एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। आउटर लूप जो होता है उसको जनरली आई से स्टार्ट करते हैं, और इनर लूप को जे से। आउटर लूप जो होता है आपके आई, यानी आई वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रोज के लिए, और जे वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कॉलम के लिए। ठीक है, तो हम एक पैटर्न प्रिंट करते हैं यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, और आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं नेस्टेड फॉर लूप का। तो उसके लिए अगेन सबसे पहले क्लास बना लेंगे, पब्लिक क्लास, और इसका नाम भी क्या रखेंगे, फॉर लूप। क्यों रखेंगे, क्योंकि भाई फॉर लूप पढ़ रहे हैं तो फॉर लूप रखेंगे। अब मेन फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम लिखते हैं हमारा स्ट्रिंग एंड देन आर्क्स। और अब क्या करेंगे, हम दो लूप लगाएंगे। तो पहले एक लूप बनाते हैं फॉर, ये दूर हो गया, फॉर आई से इनिशियलाइज करेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0, और 0 से नहीं करेंगे, क्यों, हम एक पैटर्न प्रिंट करें, जो पैटर्न जो है अभी पहले प्रिंट करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैंने ऐसा करा। तो अभी सिर्फ सुनते जाओ, अभी पेशेंस रखो, सुनते जाओ मैंने क्यों क्यों करा, वो अभी जब आउटपुट आएगा ना तब समझाऊंगा। तो इंट आई इक्वल्स टू 5, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चेक करेंगे, और आई की वैल्यू हमें क्या करनी है, डिक्रीमेंट। अभी बस पेशेंस रख के सुनते जाओ, अभी आउटपुट आती है आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर जो इनर लूप होता है उसको हम जे से स्टार्ट करते हैं, तो इंट इक्वल जे इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू हम आई से इनिशियलाइज करेंगे, जो भी आई की वैल्यू पहली होगी।
फिर जे इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन चेक करेंगे और जे प्लस प्लस यहाँ पे 5 का मतलब है 5 रोज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे बेसिकली, और एक एक करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी। जो आपकी रोज है वो पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, और आपका जो कॉलम है वो 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह का पैटर्न आप इमेजिन कर सकते हो। प्रिंट क्या करवाना है हमें, स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है, तो सिस्टम डॉट आउट, ये क्या लिख दिया, डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम लिख देंगे हमें प्रिंट कर, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ एलन मत प्रिंट कराना, क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब आप स्टार को प्रिंट करोगे तो अगर आपके 2 स्टार जैसे प्रिंट हो रहे हैं, तो 2 अगर आपके स्टार प्रिंट हो रहे होंगे तो ये एलन क्या करेगा, अगले वाले स्टार को अगली लाइन में भेज देगा, क्योंकि एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, और आपको ऐसा तो चाहिए नहीं कि वो नेक्स्ट लाइन में भेज दे, तो इसलिए यहाँ पर आपको एलन नहीं लिखना, यहाँ पर आपको सिंपल प्रिंट लिखना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, एलन सिर्फ हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़, जब इनर लूप खत्म हो जाएगा तब तो हमें चाहिए ना कि जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में जाए, मतलब जैसे 2 स्टार प्रिंट हो गए फॉर 2 आई 2th आइटरेशन 2 स्टार प्रिंट हुए, अब तो हमें चाहिए ना 3 स्टार अगली जो है रो में जाकर प्रिंट हो, तो नेक्स्ट लाइन में चाहिए ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इनर लूप खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर इनर लूप खत्म हो गया, तब हम लिखेंगे सिस्टम डॉट, अच्छा सिस्टम का एस स्मॉल हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब हम लिखेंगे प्रिंट एल। अब इसके अंदर कुछ मत लिखना, क्यों? क्योंकि हमें स्टार नहीं, हमें सिर्फ स्पेस के लिए हमने ये वाला लाइन जो है वो ऐड करी है, सिर्फ स्पेस के लिए। तो अब हम इस कोड को करते हैं रन, और आपको एक प्यारा सा पैटर्न आपको दिखने वाला है। अरे ये क्या प्रिंट हो गया, कहीं शायद कोई कंडीशन मैंने गलत लिख दी है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने गलत क्या करा है। स्टार प्रिंट करा है, जे की वैल्यू आई से इनिशियलाइज करिए ना, हाँ जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 5, लग तो ठीक है सब कुछ, इंट आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, और फिर जे की वैल्यू आई, और जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, और अच्छा यहाँ पर मैंने आई प्लस प्लस लिख दिया है, जे प्लस प्लस होगा ना, सॉरी ये गलती हो गई, इसलिए इतना अजीब सा पैटर्न प्रिंट हुआ है। अब इसको रन करेंगे, अब ठीक हो जाएगा। देखो मैं एरर आपके सामने क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप ये गलती ना करो, आपको गलतियों से सीखना है, ठीक है? देखो अब हमारा एक पैटर्न प्रिंट हुआ, देखो ये रहा हमारा फाइनल पैटर्न, तो ये हमारा जो है फाइनल पैटर्न प्रिंट होकर आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो क्या, कि रोज है आपकी पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, कॉलम आपका 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो इस तरह का एक पैटर्न आपको प्रिंट होकर आया। अब आप अगर इस कोड के साथ इसको मैच करो, देखो आई की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज कर रहे हो, एंड 1 से ग्रेटर देन जब तक है, जब तक कि 1 तक है तब तक लूप चलेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। और आई क्या करो, माइनस माइनस मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहे हो, और जे की वैल्यू आप कर रहे हो आई से इनिशियलाइज, एंड देन क्या कर रहे हो, उसको एक एक करके बढ़ा रहे हो, एक एक करके बढ़ा रहे हो। तो दैट इज द थिंग, ठीक है, दैट इज द थिंग जो आपको समझनी है। तो आई होप आपको अब ये वाला कोड जो है वो ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हम आ जाते हैं वाइल लूप कोड पे, और आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है फॉर लूप और वाइल लूप के बीच। तो देखो वाइल लूप में क्या होगा, सबसे पहले तो क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास, यहाँ पर फॉर लूप में लिख देना, यहाँ पर लिखेंगे वाइल लूप, ठीक है? अब मेन मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग एंड देन आर्ग्स। तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिंटेक्स का पार्ट है। अब देखो यहाँ पर आता है छोटा सा डिफरेंस, फॉर लूप में क्या कर रहे थे कि आप फॉर लूप लिख देते, उसी के अंदर आप आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे थे। यहाँ पर आप आई की वैल्यू को बाहर इनिशियलाइज करते हो लूप के, तो इंट आई इक्वल्स टू 1, तो हमने आई की वैल्यू को पहले ही इनिशियलाइज कर दिया। बढ़िया। अब हम लगाएंगे वाइल लूप, और वाइल लूप के अंदर क्या लिखते हैं, वाइल लूप के अंदर लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन। तो आई इज लेस देन लेट्स से 6, तो यहाँ सिर्फ आप कंडीशन लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन। अब कंडीशन के बाद आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, वो लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या प्रिंट कराना चाहते हो, यहाँ पर लेट हम प्रिंट करा देते हैं हेलो, हेलो भाई, ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया हेलो भाई। अब क्या करना है, जब आप इस लूप, ये जो आपका प्रिंट है ये स्टेटमेंट हो गया, तब आप करोगे अपडेशन, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो फॉर लूप में आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और आपका ये वाला पार्ट, तीनों के तीनों एक पैरेंथेसिस के अंदर थे, वहीं पर आप इनिशियलाइज, वहीं पर आप वैल्यू चेक, कंडीशन, वहीं पर आप अपडेशन कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या है, तीनों चीज़ें अलग अलग हो रही है। तो दैट इज बाई लूप। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर फिर से सेमीकोलन रह गया, पता नहीं मेरी कौन सी बीमारी है सेमीकोलन छोड़ देने की। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेमीकोलन मिस मत करके आना, नंबर काट लेगा आपका। तो हेलो भाई 5 बार प्रिंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लेस देन 6 है, मतलब 6 तो इंक्लूड नहीं होगा, 1 से लेकर 5 बार हेलो भाई आपका प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हटाते हैं और डू वाइल समझते हैं। डू वाइल और खास है, उसमें एक और छोटी सी चीज़ है, उसमें भी इनिशियलाइजेशन और आपका जो कंपैरिजन होता है और आपका जो इंक्रीमेंट होता है, वो तीनों अलग अलग जगह हो रहे होते हैं। बट वहाँ पर क्या खास बात है, पब्लिक क्लास, और यहाँ पर आपका डू वाइल है, तो डू वाइल, एक सेकंड, डू वाइल लूप, ये हो गया आपका क्लास का नाम। फिर आपका मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर लिखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, और आर्क्स। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब लिखते हैं डू वाइल का काम। सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर भी इनिशियलाइजेशन पहले होता है अलग से। फिर हम लिखते हैं डू, क्या लिखते हैं, डू, और डू के अंदर लिखते हैं हमें करवाना क्या है। तो हम जो भी प्रिंट करवाना है वो लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जो भी आपको करवाना है वो आप लिखते हो डू के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको लिखवाना है कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ठीक है, हमें ये प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हमने डू करवा दिया। अब डू के बाद यहीं पर आप डू के अंदर ही, डू की बॉडी के अंदर ही आप क्या लिखते हो, अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप अपडेशन करना चाहते हो, एंड डू के खत्म होने के बाद आप लिखते हो अपनी वाइल लूप,
डू के खत्म होने के बाद अपना व्हाइल लूप लिखोगे और यहाँ पर कंडीशन चेक करोगे। तो कंडीशन चेक करने के लिए आप क्या मेंशन करोगे कि जो भी आपकी कंडीशन होगी, जैसे आई इज लेस देन 6, मतलब आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 बार आपका डू व्हाइल लूप काम करेगा। अब यहाँ पर आपने एक छोटी सी चीज अगर नोटिस करी हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो सीधा एग्जीक्यूट हो जा रही है। यहाँ पर कोई कंडीशन चेक नहीं हो रहा। कंडीशन कब चेक हो रहा है? जब एक आइटरेशन खत्म हो जा रही है, उसके बाद आपकी व्हाइल की कंडीशन चेक हो रही है। तो यानी कि अब इसको रन कर लो। अगर आप इसको रन करोगे तो आपका आउटपुट एरर फिर से क्या छोड़ा मैंने, आई इज लेस देन 6। अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन फिर से भूल गया। पता नहीं सेमीकोलन वाली कौन सी प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, रन करते हैं। और अब देखो कल से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 आपका प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर आपका इस तरह से डू व्हाइल लूप आपका काम करता है। आपको डू के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो एंटर करते हो, और आपका अपडेशन जो भी होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और डू के खत्म होने के बाद आप अपनी व्हाइल लिखते हो, उसके पैरेंथेसिस में कंडीशन देते हो। एक इंपॉर्टेंट बात आपने कहीं नहीं देखा होगा कि फॉर या व्हाइल लूप के पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन आता है, बट डू व्हाइल में आपके पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। और आपका जो इनिशियलाइजेशन है वो बाहर होता है। तो विद दिस हमने लूप्स वगैरह, यानी आपकी जो कोर जावा होती है ना, बेसिक जावा, वो कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री वगैरह, जेडी के जेआरई सब कुछ कर लिया है। बेसिक आपको ऑलमोस्ट अब तक हमने बहुत सारे 7 नंबर के क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। और अब हम आएंगे बेस मेन ऊप्स। तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है बहुत ढंग से, ठीक है। ये हो गया, हमने सब कैलकुलेट कर लिया, हमने नेस्टेड फॉर लूप समझ लिया, और हमने ये वाला पैटर्न जो था आपने देखा था, यही वाला पैटर्न हमने प्रिंट भी कर लिया था। तो हमने पैटर्न भी प्रिंट कर लिया। फिर हमने वाइल लूप समझा, वाइल का हमने एक सिंटेक्स भी समझ लिया थ्रू दिस कोड, हमने कोड भी देखा। और उसके बाद हमने डू व्हाइल लूप भी समझ लिया, ठीक है। तो ये आपका डू व्हाइल लूप है, और फिर हमने उसका अभी कोड कर लिया कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा पूरा जो है आपका कोर जावा का बेसिक। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने कंस्ट्रक्टर, मेथड्स वगैरह, जो आपके ऊप्स का पार्ट है। धीरे-धीरे अब हम ऊप्स वाले पार्ट पर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप के बीच डिफरेंस, उनके जो आपके फ्लो चार्ट है वो बनाने को देंगे, और आपको एक-एक कोड तीनों का एग्जांपल देना पड़ेगा। इस तरह का एक 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, वैसे रेयरली आएगा क्योंकि कोर जावा का पार्ट है, बट आ सकता है, कुछ भी दे सकता है टीटी। तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो गया। 14 या 21 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ाए थे, वहाँ से आपको 7-7 नंबर और 2-2 नंबर के क्वेश्चन बताए थे वो। तो साथ-साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल कर सको, ठीक है, बढ़िया। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ऊप्स की तरफ अब हम धीरे-धीरे बढ़ेंगे, और ऊप्स की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है कंस्ट्रक्टर्स। अब देखो, कंस्ट्रक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको ढंग से समझ लेना। तो कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली, आपने अगर मेथड सुने हैं अपने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने मेथड सुने होंगे, जिनको आप फंक्शंस भी कहते हो, तो उसी तरह के होते हैं, बट दे आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ मेथड्स। और ये जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब आप किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तब ये कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। कुछ की फीचर्स आपको जो दिमाग में रखने हैं वो ये है कि जब आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। अगर आपने क्लास एनिमल लिखा है तो कंस्ट्रक्टर का नाम आप एनिमल लिखोगे। सेकंड थिंग, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड भी नहीं। तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे वॉइड एनिमल्स, नहीं, सीधा आपको एनिमल्स लिखना है और आपको पैरेंथेसिस बनाना है। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी पर्टिकुलर क्लास का, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या हो जाते हैं, कॉल हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक कोड है, आपको पहले से लिखा हुआ है, और थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्लास एनिमल। तो हमारे पास एक क्लास है एनिमल, और उसके अंदर 2 वेरिएबल लिए हैं, नेम और एज, ठीक है। तो आपने नेम और एज 2 वेरिएबल ले लिए। अब हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाने का रूल सिंपल है, जो क्लास का नाम है वही नाम आपको लिखना है, यानी कि एनिमल। और इसके अलावा आपको यहाँ पर इसके पीछे कुछ भी नहीं मेंशन करना है, नो रिटर्न टाइप, नथिंग। सीधा आपने नाम लिखा, और आपने पैरेंथेसिस बनाया, पैरेंथेसिस के अंदर आपने यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर दी। तो आपने स्ट्रिंग नेम और इंट एज, इन दोनों को पास कर दिया है। ऑल्सो आपने यूजिंग दिस कीवर्ड आपने क्या करा है, दिस डॉट नेम के अंदर आपने नेम की वैल्यू असाइन कर दी, एंड दिस डॉट एज के अंदर एज की वैल्यू असाइन कर दी। तो दिस कीवर्ड की मदद से आपने क्या करा है, वैल्यूज को असाइन करा है। अब आप एक मेथड बनाते हो, वॉइड डिस्प्ले। ये नॉर्मल मेथड है, ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो आपने मेथड बनाया वॉइड डिस्प्ले, और ये मेथड 2 चीज़ें प्रिंट करेगा, एक तो आपका नाम प्रिंट करेगा, और एक ये एज प्रिंट करेगा। 2 चीज़ें प्रिंट करेगा, नाम और एज। उसके बाद अब हम बनाते हैं अपना ये सब क्लोज करके हम मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन क्लास लिखते हैं, पब्लिक क्लास मेन, और मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी क्लास हमने बनाई थी एनिमल, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम कैसे क्रिएट करते थे, एनिमल, फिर जो भी आपको नाम रखना है वो रख दो, एनिमल रख दिया, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, देन एनिमल। यहाँ पर हमने एनिमल एनिमल इक्वल्स टू न्यू एनिमल यहाँ करके ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो ऑब्जेक्ट को हमने कर दिया है क्रिएट, और यहाँ पर हमने साथ ही साथ क्या करा है, पैरेंथेसिस में वैल्यू भी पास कर दी है। तो हमने नेम की जगह पर, जो हमारा नेम था उसकी जगह पर हमने डॉग वैल्यू पास करी है, और एज की जगह पर हमने वैल्यू 5 पास करी है। आप कुछ नहीं करना, यूजिंग दिस इंस्टेंस हम क्या करेंगे, एनिमल, यूजिंग दिस इंस्टेंस हम अपने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देंगे, क्योंकि डिस्प्ले मेथड ही जो आपका प्रिंट करके वैल्यू को दे रहा है, और हमें वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट करके चाहिए। तो
तो हम यूजिंग दिस इंस्टेंस एनिमल हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को कॉल करेंगे। तो एनिमल डॉट डिस्प्ले पैरेंथेसिस बनाओ, सेमीकोलन बनाओ, एंड आफ्टर डूइंग दिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका जो ये है क्लास, ये क्या बोलते हैं, ये जो आपका पार्ट है, देखो ये डॉग की वैल्यू हो गई है नेम में असाइन आपके, और एज की वैल्यू हो गई है 5 में असाइन, और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो सिंपल सा आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, नेम, जो भी आपका नेम रहा होगा डॉग, और आपका एज 5। तो आपका इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर जो है उसका काम आप करवाते हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब कंस्ट्रक्टर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है कंस्ट्रक्टर, वो सिंपल सा लाइक जैसे आपने बनाया क्लास ए और आपने ये ए रख दिया, तो ये ए क्या है, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम के साथ सेम है। और आपने क्या करा है, पैरेंथेसिस के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा है, सो इट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर होते हैं जब आप पैरामीटर पास करते हो, जैसे यहाँ पर क्लास बी और बी, ये बी कंस्ट्रक्टर हो गया, और इसके अंदर आपने कुछ पास कर दी पैरामीटर, तो हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जब आप पास कर रहे हो कुछ पैरामीटर्स तो पैरामीटराइज, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब हम लोग ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर आपका एक कोड भी लिखा हुआ है, अगर आप इस कोड की बात करो तो जैसे यहाँ पर कोड में लिखा है क्लास आपका सी है, और क्लास सी के अंदर आपने इंडेक्स वेरिएबल लिखा है। अब आप एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बना रहे हो सी नाम सी, जैसा क्लास का नाम है वही नाम से आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, और उसके अंदर आप पास कर रहे हो इंट। अब क्या कर रहे हो, इस ए की वैल्यू को एक्स के अंदर असाइन कर रहे हो, और फिर नीचे आप क्या कर रहे हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हो। कैसे, यूजिंग दिस सी ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, आप क्या कर रहे हो, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो आप लिख रहे हो सी, और पैरेंथेसिस के अंदर सी ओबीजे यानी कि सी का ऑब्जेक्ट, और फिर आप x इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट एक्स लिख रहे हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इसकी मदद से जो आपका सी और सी ओबीजे, ये क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो आपका इसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूजिंग पहले से किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या करते हो, आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है। कैसे, बाय कॉपिंग वैल्यूज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो आप एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू का इस्तेमाल करके आप नए ऑब्जेक्ट को फ्रेम करते हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आ गया होगा। मेथड्स, मेथड्स तो आप समझ ही चुके हो, मेथड्स तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, तो मेथड्स तो समझाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड जो कि कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, वही होते हैं मेथड्स, है ना। ब्लॉक ऑफ कोड जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स हो जाते हैं, एंड ये कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं। और आपके कंस्ट्रक्टर स्पेशल कैटेगरी ऑफ मेथड्स होते हैं, जहाँ पर आपका कोई रिटर्न टाइप वगैरह नहीं होता, ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई हो। प्री डिफाइंड मेथड्स कौन से होते हैं, जो पहले से डिफाइंड है, जैसे कि मैथ डॉट रैंडम का इस्तेमाल करते हो फॉर जनरेटिंग रैंडम वैल्यूज। मैथ डॉट पाई का, अगर आपको पाई की वैल्यू यूज़ करनी है अपने थ्रू आउट द कोड। यूजर डिफाइंड जो आप खुद ही क्रिएट करते हो, लाइक आपने एक मेथड क्रिएट करा, से हेलो ग्रीट, दैट इज अ यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत इनमें नहीं रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है स्टैटिक मेथड और इंस्टांस मेथड। स्टैटिक मेथड जो है वो क्रिएट होता है जब आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। आपने देखा था हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो वो मेथड क्या है, आपका स्टैटिक मेथड है। ठीक है, और उसके लिए आप स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, एंड वहाँ पर आप वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हो बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। बट जब आप इंस्टेंस मेथड की बात करते हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है क्लास का। ऑब्जेक्ट जो है उसको आप क्रिएट करते हो, इंस्टेंशिएटेड करते हो, देन ओनली यू कैन लाइक गेट द आउटपुट। ठीक है, अगर एक्सेस की बात करें तो स्टैटिक मेथड को केवल स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड एक्सेस कर सकते हैं, जबकि इंस्टेंस को स्टैटिक एज वेल एज इंस्टेंस मेंबर दोनों ही एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड में आप दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो स्टैटिक मेथड में हमने कोई दिस कीवर्ड नहीं यूज़ किया था। जबकि अभी हमने इंस्टेंस में देखा कि हमने दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम इस तरह से अपना कोड लिखा था, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। तो इसलिए स्टैटिक मेथड जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता, नो ओवरराइडिंग। जबकि इंस्टेंस मेथड करता है सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, यानी कि ओवरराइडिंग इज अलाउड। ठीक है, और मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो ये मेथड एरिया में स्टोर होता है। अगर आपने पढ़ा हो, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था मेथड एरिया, याद है आपको, वहाँ पे हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी, नेटिव एरिया वगैरह, तो वहाँ पर आपको ही समझाया था। और ये भी आपका मेथड एरिया में ही स्टोर्ड होता है, तो ये तो एक तरह से ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अब बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर की, जो आप लिखते हो ना, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो सब उन्हीं उनको स्पेसिफायर कहते हैं। तो वो एक्सेस स्पेसिफायर ही होते हैं, एंड ये बताते हैं कैसे आपकी क्लास वगैरह जो है वो एक्सेस होंगी, आपका मेथड कैसे क्लास आपका एक्सेस होगा।
तो 4 तरह के होते हैं डिफ़ॉल्ट, कोई कीवर्ड अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, कोई स्पेसिफाइड नहीं दे रहे हो तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट ही होता है। प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है और आपका पब्लिक होता है। अब डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सेम पैकेज होता है, सेम पैकेज के अंदर ही होता है एंड इसको हम पैकेज प्राइवेट कहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो ऑटोमैटिकली वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। जैसे आपने क्लास ए लिखा तो ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपका प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है, तो प्राइवेट थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस लेवल पर है, मतलब यहाँ पर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। इसको सिर्फ आप सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द सेम क्लास, मतलब सेम क्लास के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो। क्लास बदलती है, आप प्राइवेट जो आपका जिसके आगे आपने प्राइवेट मेथड यूज़ करा है, तो उस प्राइवेट मेथड को आप क्लास चेंज होने के बाद यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये क्लास ए है, अब इस क्लास ए के अंदर ये प्राइवेट डेटा जो आपने लिखा इंट डेटा वेरिएबल बनाया, तो एक प्राइवेट वेरिएबल हो गया। अब इस प्राइवेट वेरिएबल को आप क्लास ए के अंदर यूज़ कर सकते हो और किसी क्लास के अंदर नहीं कर सकते। इसी तरह से ये एक प्राइवेट मेथड है, ठीक है? तो इस तरह से इसका काम होता है। अब आपको इन्हें एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्लास ए का जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, एक्सेस करोगे प्राइवेट को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आपने प्राइवेट को एक्सेस करा, तो यहाँ पर ये रहा एक्सेस प्राइवेट, ये आपका मेथड है जो किसको कॉल कर रहा है, डिस्प्ले को। डिस्प्ले यानी कि ये, और ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है आपका प्राइवेट मेथड और डेटा को। यहाँ पर प्राइवेट मेथड और आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। डेटा क्या है यहाँ पर, डेटा आपका 40 गिवन है तो 40 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आप लोग तभी एक्सेस कर सकते, लाइक यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो यानी कि क्लास के बाहर जाती है आप एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड की बात करें तो ये भी सेम पैकेज में आता है एंड ऑल्सो इन सब क्लासेस, तो इट इज़ मोर लाइक मोर ऑफ अ रेस्ट्रिक्शंस। और पब्लिक तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कहीं भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डिफरेंस की बात करें तो देखो ये पूरा डिफरेंस टेबल है, इसको आप देख लोगे तो आपको उस चारों के बीच डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि जैसे डिफ़ॉल्ट है, इसको सेम क्लास है, प्राइवेट येस, प्रोटेक्टेड येस, पब्लिक येस। तो सेम क्लास में तो आप चाहे डिफ़ॉल्ट हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक सबको एक्सेस कर सकते हो। अब अगर सेम पैकेज सब क्लास की बात करी जाए तो डिफ़ॉल्ट को कर सकते हो बट प्राइवेट को नहीं कर सकते, दिस इज मोर रिस्ट्रिक्शन। प्रोटेक्टेड और पब्लिक को भी कर सकते हो। सेम पैकेज बट नॉन सब क्लास, इन दैट केस ऑल्सो प्राइवेट को नहीं कर सकते, प्राइवेट हैज मोर रिस्ट्रिक्शन समवेयर। अगर डिफरेंट पैकेज है और आपकी सब क्लास है, सब क्लास मतलब एक क्लास की सब क्लास, इन दैट केस ऑल्सो आप प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, बाकियों को कर सकते हो। बट अगर पैकेज ही डिफरेंट हो गया, पैकेज ही डिफरेंट हो गया तो आप इनमें से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते एक्सेप्ट द पब्लिक वन, क्योंकि उसका नाम ही पब्लिक है तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिर आपके स्टैटिक मेंबर्स आते हैं। स्टैटिक मेंबर्स वो होते हैं जो कि क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं। क्या करते हैं, क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं। यानी कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आउट द शेयर होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, जितने भी इंस्टेंसेस हों, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों ऑफ द क्लास, ठीक है? और इनकी मेमोरी एक ही बार एलोकेट होती है, दैट्स वाई इसको स्टैटिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 0, यहाँ पर ये जो काउंट है एक है स्टैटिक वेरिएबल है। अब थ्रू आउट द वैल्यू उनकी शेयर हो रही होगी क्लासेस द्वारा। ऐसे आप स्टैटिक मेथड बना सकते हो। तो स्टैटिक मेथड जो है उसको आप कॉल करते हो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के। अभी हमने देखा कि जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर डिपेंड नहीं करते, उनको आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका क्लास डेमो है और आपने स्टैटिक मेथड बनाया ग्रीट। अब इस ग्रीट के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं फॉर्म करना पड़ा। देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, आपने सीधा क्या करा, डेमो क्लास का नाम लिया डॉट और ग्रीट इसको कॉल कर दिया। तो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप अपना कुछ भी काम करो, आप सीधा क्या कर रहे हो, ग्रिड को कॉल कर रहे हो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट और बिना कोई इंस्टेंशिएट करे। फिर आती है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक जो होती है वो केवल एक ही बार लोड होती है, रन वंस। जब क्लास लोड होती है तब एक ही बार रन होती है आपकी स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है? जैसे आपका ये क्लास स्टैटिक एग्जाम्पल, तो आपने क्या करा, स्टैटिक ब्लॉक बना लिए, पूरा आपका स्टैटिक ब्लॉक है, ठीक है? तो आप एक बार इसको रन करते हो जब क्लास क्या हो रही हो, आपकी लोड हो रही हो। अब फाइनल मेंबर्स क्या होते हैं, फाइनल मेंबर्स, तो फाइनल आपका कीवर्ड होता है जावा में जो कि नॉन एक्सेस मॉडिफायर के लिए यूज होता है। तो इसका इस्तेमाल होता है रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो अगर आपको वेरिएबल्स पर, मेथड्स पर या फिर क्लासेस पर, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये चेंज नहीं हो सकता है, इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे अगर आप फाइनल वेरिएबल्स की बात करो तो एक फाइनल वेरिएबल एक कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू को अब आप चेंज नहीं कर सकते असाइन करने के बाद, रिमेंबर, ठीक है? तो अगर आपने लिख दिया ना फाइनल इंट एक्स इक्वल्स टू 10, तो अब इसकी वैल्यू 10 हो गई। अब अगर आप एक्स इक्वल टू 20 देते हो तो ये एरर है, क्योंकि आपने इसके आगे फाइनल लिख दिया, तो अब इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। फिर आपके फाइनल मेथड्स होते हैं। फाइनल मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे आपने सुना होगा मेथड की ओवरराइडिंग होती है, सब क्लास, सुपर क्लास। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइनल मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकती सब क्लासेस।
है ना। अब आप ओवरराइड नहीं कर सकते अगर मेथड जो है वो आपका फाइनल है। जैसे यहाँ पर आपका फाइनल वॉइड शो, अब ये मेथड क्या हो गया फाइनल, तो अब इसका क्या हो सकता है, इसका ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एरर आएगा अगर ये आपका कोई क्लास जो है वो एक्सटेंड करना चाहे तो एरर आ जाएगा। और लास्ट आता है आपका फाइनल क्लास। क्लास ऑफ फाइनल, अगर आपने कोई फाइनल क्लास दे दी तो उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, है ना। हम क्लास को भी क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो अब आप क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जावा एरेज पर। एरे क्या होता है, एलिमेंट का कलेक्शन होता है, सेम डेटा टाइप और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप जावा एरे को डिफाइन करो तो पहले तो कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का जिनका डेटा टाइप क्या हो, सेम हो, और जिनके अंदर जो है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस का कॉन्सेप्ट आ रहा हो। ठीक है, और इसका इस्तेमाल होता है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये आपकी एक एरे है, तो ये एरे होती है और इसकी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, 0 1 फिर 2 फिर 3। यहाँ सारे डेटा टाइप देखो आप सेम दिख रहे हैं, सारे इंटीजर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एरे तो यार आपने बहुत बार पढ़ा होगा। डिक्लेयर कैसे करते हैं जावा में एरे को, तो देखो जैसे आप लिख सकते हो, सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होता है आपको, फिर डेटा टाइप लिखने के बाद आपको ब्रैकेट्स बनाने होते हैं, फिर अपनी एरे का नाम रखो, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है, फिर से डेटा टाइप और उसका साइज डिफाइन करना पड़ता है। एग्जांपल जैसे आपने डेटा टाइप लिखा इंट, ब्रैकेट बनाए, आपने अपने एरे का नाम लिख दिया नंबर, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज किया, फिर से डेटा टाइप और आपने साइज डिफाइन कर दिया कि जो आपकी एरे है उसके अंदर 5 जो है इंटीजर स्टोर हो रहे होंगे, तो 1 आपका 2 और आपका 3 आपका 4 और आपका 5 हो गया ना, तो 5 आपके वैल्यू जो है वो स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका एरे का कोड है। तो आई होप आपको एरे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। हाँ, अब देखो एरे वगैरह की कहानी आपकी पढ़ते आ रहे हो कोर जावा में। अगर आपको एक्सेस करना हो एरे को तो आप क्या करते हो, आप लाइक नंबर और ब्रैकेट में 0 दे रहे हो तो ये क्या करेगा, ये पहले एलिमेंट को प्रिंट कर देगा जो भी होगा। और अगर आप नंबर्स 2 इक्वल टू 100 कर रहे हो तो ये क्या करेगा, थर्ड एलिमेंट जो भी होगा, यानी कि 0 1 2, यानी आपका थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट की वैल्यू को 100 कर देगा। ठीक है, तो ये सब यार बेसिक चीज़ें हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे होता है आपका और आपका मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर स्ट्रिंग्स, ये सब कोर जावा का पार्ट है, इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही बेसिक। आपको अगर पहले तो आप ये बहुत बार पढ़ चुके हो, तो इनकी नॉलेज आपको होती है, बस बेसिक बेसिक समझ लो। जैसे स्ट्रिंग्स होती है आपके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, आपके कैरेक्टर के सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे आप हेलो लिखते हो तो यहाँ पर आपके बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एच एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, एल एल कैरेक्टर है, ओ कैरेक्टर है, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें, इनमें कुछ समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको। स्ट्रिंग वगैरह आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन आई मीन टू से फर्स्ट ईयर से देखते ही आ रहे हो। अब आते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट पर, जो अब ये मेन है, इसको समझ लो, ये सॉलिड है। ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऊप्स के बहुत सारे पिलर्स होते हैं। ऊप्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, ऊप्स में आप पढ़ते हो ऑब्जेक्ट, क्लास, फिर आप 4 चीज़ें पढ़ते हो, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन होता है आपका डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन में आप रैप करते हो कंप्लीट डेटा को अंडर सिंगल यूनिट। इनहेरिटेंस में क्या करती है, जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है पेरेंट क्लास से कुछ ना कुछ फीचर्स एक्वायर करती है, इनहेरिट करती है। इट्स जस्ट लाइक आपके पेरेंट्स आपने फेशियल फीचर्स एक्वायर करे होते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म कहती है कि मैनी फॉर्म्स, कि एक ही चीज़ को आप मैनी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब होता है बाइंडिंग ऑफ डेटा, या यूँ कह ले रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, तो उसको भी हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन मतलब होता है कि आप बाइंड कर रहे हो डेटा को और इनकैप्सुलेट कर रहे हो, मतलब एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप अप कर दे रहे हो। इट्स लाइक एक कंप्लीट रैपर है जिसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, लाइक दैट। बढ़िया, तो आपका जैसे इनकैप्सुलेशन है, यहाँ पर आपका डेटा है, आपकी क्लासेस वगैरह है। इनकैप्सुलेशन के एडवांटेज क्या होते हैं कि बेटर, ये इंपॉर्टेंट है, बेटर कोड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंटरनल कोड जो है वो एक्सटर्नल को इफेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, रैप अप है। सिंपल पैरामीटर पासिंग होती है कि आप होल ऑब्जेक्ट पास करते हो, नॉट ईच वेरिएबल सेपरेटली। ठीक है, आप पूरी ये जो आपकी पूरी कंप्लीट यूनिट है इसको एक साथ पास करते हो रादर देन एक एक करके। यहाँ पर आप गेटर सेटर का इस्तेमाल करते हो। गेटर क्या करता है, गेटर जो है रिट्रीव करने में हेल्प करता है डेटा को, प्राइवेट डेटा को, और सेटर क्या करता है, अपडेट करता है डेटा को। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर एक ये बड़ा सा कोड है आपका। तो यहाँ पर क्या है, आपका क्लास है, बना लिया आपने पर्सन, और आपने 2 वेरिएबल ले लिया, आपने नेम ले लिया और एज ले लिया। आपने मेथड बनाया गेट नेम और सेट नेम। आपने एक मेथड बनाया पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, एक बनाया पब्लिक वॉइड सेट नेम। गेट नेम में कुछ पास नहीं करा आपने, क्यों, क्योंकि वो रिट्रीव के लिए यूज होता है, ये रिट्रीव करने के लिए यूज होता है।
और सेट नेम आपका अपडेट करने के लिए, तो लेट्स से आपको अपडेट करना है नाम, तो आपने इसके अंदर पास कर दिया स्ट्रिंग नेम। और यहाँ पर आप क्या करो, गेट नेम आपको रिट्रीव करना है, क्या रिट्रीव करना है, नेम, नेम को आपको रिटर्न करना है। अब सेट नेम में हम क्या करेंगे, हम नेम को क्या करेंगे, अपडेट, तो हम लिखेंगे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। और अब हम बनाते हैं पब्लिक इंट गेट एज नाम का एक मेथड, और ये मेथड क्या करेगा, ये एज को रिटर्न करेगा। अब आपने पहले गेट, आप एक आपने गेट नेम का बनाया जो कि नेम को रिटर्न करेगा, गेट एज आपका एज को रिटर्न करेगा, आपका सेट नेम नेम की वैल्यू को अपडेट करेगा, और आपका सेट एज आपकी एज की वैल्यू को अपडेट करेगा। एंड फॉर दैट आप दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, तो दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज वाली लाइन आप मेंशन करोगे। अब आप बनाते हो अपना मेन क्लास, मेन क्लास हो गया आपका ये, जहाँ पर आप मेन मेथड लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब क्या करोगे, अब आप अपने जो पर्सन है, कहाँ आपका पर्सन, आपकी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो आपने लिखा पर्सन, फिर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, पी इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड फिर पर्सन, पैरेंथेसिस बनाए और आपने सेमीकोलन बनाया। अब यूजिंग दिस पी, यूजिंग दिस इंस्टेंस आप क्या करोगे, आप एक्सेस करोगे उस क्लास के एलिमेंट्स को, तो आप क्या करोगे, पी डॉट सेट नेम, तो आपने पी डॉट, आपने इस मेथड को एक्सेस करा और इसके अंदर आपने वैल्यू पास करी भालू, और पी इसी इंस्टेंस की मदद से पी डॉट सेट एज, यानी ये वाला सेट एज, और आपने एज को सेट कर दिया 50, तो आपने नेम को सेट कर दिया भालू और एज को सेट कर दिया 50, तो आपके नेम के अंदर वैल्यू चली गई है भालू की और एज के अंदर आपकी 50 की वैल्यू चली गई है। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करा देना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो पी डॉट गेट नेम पहले आपने सेट करा, और अब आपको वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो रिट्रीव करने के लिए आप गेट का इस्तेमाल करते हो, तो आप पी यूजिंग दिस इंस्टेंस पी डॉट गेट नेम लिखोगे, तो गेट नेम आपको क्या देगा, क्या नाम सेट करा आपने, भालू, तो भालू रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह से पी डॉट गेट एज, आपने क्या एज सेट करी है 50, तो 50 आपकी रिटर्न हो जाएगी, तो भालू की एज 50 है। दैट्स हाउ द कंप्लीट वर्क्स, कोड वर्क्स। आपने गेट नेम सेट नेम आपने बनाए, हमेशा जो आपका गेट होता है वो रिटर्न करने के लिए होता है, सेट आपका अपडेट करने के लिए होता है। आपने नाम गेट करा, एज गेट करी, उनको सेट करा, और फिर आपने इंस्टेंस क्रिएट करा, यूजिंग दैट इंस्टेंस आपने दोनों सेट नेम और गेट नेम मेथड को कॉल करा, सो सेट नेम और सेट एज को, एंड देन उनको प्रिंट करा लिया यूजिंग पी डॉट गेट नेम पी डॉट गेट एज। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पर। इनहेरिटेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपकी जो सब क्लास है, जो आपकी चाइल्ड क्लास है, वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। ठीक है, तो इसमें की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, आपका क्लास होता है, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट, एक तरह का टेम्पलेट होता है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करता है। तो आप क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, आपने देखा ना, क्लास का नाम लिखते हो, फिर आप कोई वेरिएबल असाइन करते हो इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, फिर आपने क्लास का नाम लिखा, आपने पैरेंथेसिस बनाया और आपने सेमीकोलन बनाया। सुपर क्लास आपकी पेरेंट होती है, सब क्लास आपकी चाइल्ड होती है। अगर आपको चाइल्ड से पेरेंट के को मतलब चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने यूजिंग पेरेंट क्लास या इनहेरिट करनी है, तो आप एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, एंड ये रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता है। अब जैसे यहाँ पर एक सिंटैक्स समझ लो, आपने एक क्लास पेरेंट बना दी और आपने एक क्लास बना ली चाइल्ड जो कि पेरेंट को एक्सटेंड कर दी है। तो अगर आपको इनहेरिटेंस शो करना है तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना है। कौन सा कीवर्ड यूज करना है, एक्सटेंड। बढ़िया। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ध्यान से समझ लेना। हमारी क्लास है एनिमल, क्या है क्लास एनिमल, उसके अंदर मेथड बनाया हमने वॉइड ईट नाम का, और ये मेथड क्या प्रिंट कराएगा कि एनिमल इज ईटिंग। ठीक है, तो हमने, ध्यान से सुनते जाओ, क्लास बनाई एनिमल जो कि पेरेंट क्लास हो गई, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया वॉइड ईट नाम का, और वो मेथड क्या कर रहा है, आपका आपका रिटर्न कर रहा है, प्रिंट कर रहा है आपका एनिमल इज ईटिंग। अब एक और क्लास बनाई डॉग नाम की जो एक्सटेंड कर दी एनिमल को, यानी कि ये हो गई आपकी डॉग यानी आपकी चाइल्ड क्लास। तो ये आपकी चाइल्ड क्लास हो गई और एनिमल आपकी पेरेंट क्लास हो गई। तो ये क्लास एक्सटेंड करिए एनिमल क्लास को, और यहाँ पर एक मेथड है वॉइड बार्क, और ये बार्क मेथड क्या प्रिंट करवा रहा है कि डॉग इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग। अब आते हैं अपनी मेन क्लास पर। हमने मेन क्लास का नाम रखा है क्लास डेमो, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही हो गया हमारा मेन मेथड। अब इस डॉग, ये जो हमने डॉग चाइल्ड क्लास ली है, इस डॉग का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो डॉग इंस्टेंस वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और डॉग, फिर पैरेंथेसिस और सेमी कोलन। अब यूजिंग दिस डॉग, ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, अब यूजिंग दिस डॉग आप अपने बार्क को भी कॉल कर सकते हो और अपने ईट मेथड को भी कॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो डॉग है वो चाइल्ड क्लास है किसकी, एनिमल पेरेंट क्लास की। तो अब अगर आपने इसका इंस्टेंस क्रिएट करा है तो यूजिंग दैट इंस्टेंस आप इस क्लास को भी कॉल कर सकते हो और इसकी पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हो। तो यूजिंग दिस इंस्टेंस वेरिएबल डॉग वी कैन कॉल ईट मेथड एज वेल। हमने ईट को कॉल कर दिया यानी आपके पेरेंट वाले को, और डॉग डॉट बार्क को भी कॉल कर दिया। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, एनिमल इज ईटिंग, डॉग इज बार्किंग। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पर आपका जो डॉग था वो चाइल्ड क्लास था जिसने एक्सटेंड करा आपके एनिमल क्लास को, और
आफ्टर क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द डॉग क्लास हम लोग उस इंस्टेंस से एनिमल क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के 5 जो हैं आपके कैटेगरी होती है, एक एक करके सब समझते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये है सिंपल सा कि आपकी एक ए क्लास है और आपकी एक बी क्लास है, और बी जो है वो ए की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रही है, एक्वायर कर पा रही है। वही जो अभी हमने एग्जांपल दिया वो आपके सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल था। तो ये एक और एग्जांपल, इसको आप रीड कर सकते हो, अभी हमने ऑलरेडी समझ लिया। फिर आता है मल्टी लेवल, मतलब लेवल बाय लेवल। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ए एक क्लास है, बी एक क्लास है और आपकी सी एक क्लास है। तो आपकी बी क्लास जो है वो ए से एक्सेस कर रही है और सी जो है वो बी से एक्सेस कर रही है। तो ए पेरेंट क्लास है बी के लिए, बी पेरेंट क्लास है सी के लिए, और बी चाइल्ड क्लास है ए के लिए, सी चाइल्ड क्लास है ए के बी के लिए। तो इस तरह से एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जो सी है वो क्या हो गई, चाइल्ड क्लास फॉर बी, और बी है आपकी चाइल्ड क्लास ऑफ ए। तो अल्टीमेटली सी चाइल्ड क्लास ऑफ ए बी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कोड है, समझो। सबसे पहले क्लास ए है, आपने क्लास बी लिया और क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है ए को, और क्लास सी एक्सटेंड कर रहा है बी को। बात समझ में आई। अब क्लास ए में कोई मेथड होगा, क्लास बी में कोई मेथड होगा और क्लास सी में कोई मेथड होगा। अब आप क्या करोगे कि आप सिर्फ और सिर्फ इस सी क्लास का क्या करोगे, इंस्टेंशिएट करोगे। यानी कि आप लिखोगे सी इक्वल्स टू न्यू सी। तो आपने सिर्फ सी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करा। आप यूजिंग दिस सी आप क्या कर सकते हो, आप इस एग्जिट मेथड को भी कॉल कर सकते हो, आप इस सून मेथड को भी कॉल कर सकते हो, और आप इस डिस्प्ले मेथड को भी कॉल कर सकते हो। यानी कि आप यूजिंग द चाइल्ड क्लास आप पेरेंट और अपने पेरेंट के पेरेंट क्लास सबको कॉल कर सकते हो। दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। हिरार्किकल समझ लो। हिरार्किकल में क्या होता है कि आपकी मल्टीपल चाइल्ड क्लास होती है एंड सिंगल पेरेंट क्लास होती है। तो यहाँ पर बी भी ए से एक्वायर कर रहा है, सी भी आपकी जो है इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी फ्रॉम द ए, एंड डी भी आपका ए से इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने क्लास बना ली ए, तो यहाँ पर बी भी ए को एक्सटेंड कर रहा है, सी भी ए को एक्सटेंड कर रहा है और डी भी ए को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप बी का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, सी का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, डी का भी बनाओगे। बट स्पेशलिटी ये कि बी का ऑब्जेक्ट भी प्रिंट मेथड को कॉल कर सकता है, सी का ऑब्जेक्ट भी प्रिंट मेथड को कॉल कर सकता है, और डी का ऑब्जेक्ट भी प्रिंट मेथड को कॉल कर सकता है। तो बहुत ही खास तरीके से हमने इसको भी समझ लिया। देखो वही है कि आपने ए का भी बनाया है, बी का भी बनाया है, सी का बनाया है, डी का भी बनाया है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बी का ऑब्जेक्ट जो है वो भी ए को कॉल, ए के मेथड को कॉल कर सकता है, देखो ये रहा, और सी का भी कर सकता है और आपका डी का भी कर सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी बिल्कुल ढंग से समझ में आई हो। अब आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल में क्या होता है कि आपके पास मतलब आपके पास जो सब क्लास होती है वो सेम होती है, यानी कि चाइल्ड क्लास सेम होती है, और वो मल्टीपल पेरेंट होते हैं उसके, यानी उसके बहुत सारे पेरेंट होते हैं, और मल्टीपल पेरेंट से जो है वो फीचर्स को एक्सेस करते हैं। तो इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, देखो आपका एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो कैसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को करवाओगे, यूजिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस जो होता है वो उसकी मदद से आप क्या करवाते हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करवा पाते हो। अब जब आप इंटरफेस की बात करते हो तो एक छोटी सी बात ये कि जब आप क्लास को इनहेरिट करते हो तो आप एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। आपने देखा ना, अभी तक हमने एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करा। पर जब आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हो तो आप इम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हो। किसका, इम्प्लीमेंट का। तो इंटरफेस का काम आपका सिंपल सा यहाँ पर ये रहेगा कि आपका जो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसको आपको जावा में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि हम क्लास ए नहीं लिखा, हमने लिखा इंटरफेस ए, और उसके अंदर एक वॉइड है मेथड ए। इसी तरह से हमने इंटरफेस बी लिखा, क्लास बी नहीं लिखा, और वॉइड मेथड बी। अब आपका जो क्लास सी है वो क्या करेगा, वो एक्सटेंड नहीं करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो किसको, ए को और बी को। अब मेथड बनाया हमने पब्लिक वॉइड मेथड ए। अब इस मेथड ए और इसके अंदर हम लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मेथड ए फ्रॉम इंटरफेस ए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो मेथड ए है वो इंटरफेस ए से क्या हो रहा है, आ रहा है। इसी तरह से आप एक मेथड और बनाओगे, पब्लिक वॉइड मेथड बी। पब्लिक वॉइड मेथड बी यानी कि ये सिंटैक्स है, इसको ढंग से समझ लो। अब ये क्या प्रिंट करवा रहा है, मेथड बी फ्रॉम इंटरफेस बी। ठीक है, तो हमने क्लास सी के अंदर पब्लिक वॉइड मेथड ए, इसका मेथड लिया, इसका मेथड लिया, और वो क्या क्या प्रिंट करवा रहे हैं उसको मेंशन कर दिया। क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं करते हम इंटरफेसेस को, हम इनको जो भी क्लास इंप्लीमेंट करी होती है वहां पर जनरली हम डिफाइन करते हैं। अब हम मेन क्लास बनाते हैं डेमो, और उसके अंदर मेन मेथड बनाते हैं, और वहां पर हम क्या करेंगे, अपनी क्लास सी का हम इंस्टेंशिएट करेंगे। तो सी इक्वल्स टू न्यू सी इंस्टेंशिएट कर दिया। अब इस सी की मदद से हम मेथड ए को कॉल करेंगे और मेथड बी को कॉल करेंगे, यानी कि हमारे मेथड ए को और हमारे मेथड बी को कॉल करेंगे। अब क्या करोगे, आप ए को भी इंस्टेंशिएट करोगे इक्वल्स टू न्यू सी। मतलब आप ये जो आपका ए है ना, ए
इसको भी आप सी से इंस्टेंशिएट कर सकते हो। किससे कर सकते हो? सी से। तो आप लिखोगे ए ए इक्वल्स टू न्यू सी, ए ए इक्वल्स टू न्यू सी, और फिर आप क्या करोगे? यूजिंग दैट इंस्टेंस ए आप मेथड ए को कॉल लगाओगे। इसी तरह से आप जो आपका बी वाला है उसे भी कैसे इंस्टेंशिएट करोगे? बी स्मॉल बी इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पर सी लिखना है आपको, बी नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि आपका जो इम्प्लीमेंट कर रहा है क्लास वो कौन सा है? सी। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल आप सिंटेक्स फॉलो करते हो कि ए इक्वल्स टू न्यू ए, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस की कहानी है। ठीक है, तो अब यूजिंग दैट बी इंस्टेंस हम क्या करेंगे? बी के ही मेथड को कॉल करेंगे। तो देखो आपका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा। सबसे पहले तो आपका क्लास सी ये दोनों मेथड को कॉल कर रहा है। दोनों ही मेथड क्या लिख रहे हैं? एक लिख रहा है मेथड ए फ्रॉम इंटरफेस ए, एक लिख रहा है मेथड बी फ्रॉम इंटरफेस बी। तो पहले दोनों आउटपुट तो समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा आपका ए से इंस्टेंशिएट करा यूजिंग सी, तो वो क्या प्रिंट करेगा? आपका मेथड कहाँ गया? मेथड ए फ्रॉम इंटरफेस ए, ये वाली लाइन। और जब आप अपने बी वाले के इंस्टेंस से मेथड बी को कॉल करोगे तो मेथड बी के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है? मेथड बी फ्रॉम इंटरफेस बी। तो वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको इंटरफेसेस बनाने पड़ते हैं, एंड उन इंटरफेसेस को आप इंप्लीमेंट करते हो, ना कि एक्सटेंड करते हो क्लासेस मतलब। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है? हाइब्रिड मतलब नाम से समझ में आ रहा है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पर एक तरह की साइकिल फॉर्म हो रही होती है। साइकिल क्यों फॉर्म हो रही होती है? क्योंकि यहाँ पर सिंगल भी हो रहा होता है एक ही टाइम पे, मल्टीपल भी हो रहा है, कहीं सिंगल के साथ मल्टी लेवल हो रहा है, मतलब कंबाइनिंग है, इट्स अ कंबाइन ऑफ ऑल द अदर फोर कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड। तो आपसे हाइब्रिड का एग्जाम्पल तो नहीं पूछेंगे, तो डोंट वरी, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाइब्रिड में आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना आपको। जो अभी तक हमने बाकी चारों के कोड देखे हैं अच्छे से ना, उन्हीं को आपको कंबाइन कर देना है बस। हाइब्रिड इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अदर कैटेगरीज ऑफ द इनहेरिटेंस। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कई सारी फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉलीमॉर्फिज्म में दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हो, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है आपका रन टाइम। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको आप मेथड ओवरलोडिंग कहते हो, जो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको आप मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हो। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही स्टैटिक बाइंडिंग है और रन टाइम आपकी डायनेमिक बाइंडिंग। अब अगर आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करो तो वहाँ पर हम मेथड ओवरलोडिंग समझते हैं। देखो ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर में पूछेगा वो आपसे एग्जामिनर। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, ये जो आपके कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस थे ना, ये क्वेश्चन आएगा आपका 7 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 7 मार्क्स में। आपका इनहेरिटेंस का क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा, और आपका 7 नंबर का आएगा आपका ये मेथड ओवरराइडिंग वर्सेस ओवरलोडिंग, या फिर ना इस नाम से आ सकता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बीच डिफरेंस बताओ, या स्टैटिक डायनेमिक बाइंडिंग ये आ जाएगा। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका मेथड ओवरलोडिंग आता है, और मेथड ओवरलोडिंग के अंदर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या? जैसे आपका मेथड ओवरलोडिंग के अंदर आपका जो आपकी क्लासेस होती हैं वो आपकी होती है सेम, आपकी सेम क्लास होती है, और आपका जो मेथड का नाम होता है वो भी क्या होता है? सेम होता है। पर डिफरेंस क्या होता है? पैरामीटर में। कहाँ पर? पैरामीटर में, यानी कि जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो उनमें आता है डिफरेंस। ठीक है, पैरामीटर्स में। अब जैसे यहाँ पर अगर एक एग्जांपल समझे तो हमारा है क्लास कैलकुलेटर। क्या है? क्लास कैलकुलेटर। अब क्लास कैलकुलेटर के अंदर हमने बनाया एक इंट ऐड मेथड, एक डबल ऐड मेथड और एक और इंट ऐड मेथड। आप देख रहे हो क्लास क्या है? सेम ही है कैलकुलेटर के अंदर, ये सारे मेथड और मेथड्स के नाम भी सेम है, बट पैरामीटर्स अलग है। जैसे यहाँ पर पैरामीटर इंट ए इंट बी है, यहाँ डबल ए डबल बी है, यहाँ पर 3 पैरामीटर है, इंट ए इंट बी और इंट सी। ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या बनाएंगे हम? मेन क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेन क्लास। तो पब्लिक क्लास डेमो और फिर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हो गया हमारा मेन मेथड। अब सबसे पहले हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कैलकुलेटर, और यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल ओबीजी रख दिया इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड कैलकुलेटर एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पर ओबीजी हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे हमारे सारे मेथड्स को। तो 3 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिए। पहले में हम क्या कर रहे हैं? ओबीजे की मदद से डॉट ऐड प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि देखो अब मेरी बात समझो, हमने लिखा ओबीजे डॉट ऐड, ओबीजे डॉट ऐड, ओबीजे डॉट ऐड। ठीक है, तीनों सेम रहेंगे क्योंकि तीनों ही क्या है? मैसेज ऐड है, और यूजिंग इंस्टेंस हम एक्सेस करवा रहे हैं। अब डिफरेंस कहाँ आएगा? इनके पैरामीटर में। आपने पहले में 2 पैरामीटर दिए और दोनों कैसे टाइप के हैं? दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो ऑटोमेटिकली ये किसको कॉल करेगा? इस वाले ऐड को कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले ऐड में दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं। अब जब आपने सेकंड वाले में आपने देखा 10.5 और 20.5 दोनों वैल्यूज कैसी हैं आपकी? दोनों वैल्यूज डबल की हैं। तो अगर डबल की हैं दोनों वैल्यूज तो ये ऑटोमेटिकली क्या समझ जाएगा कि ये वाला मेथड है, कॉल हो रहा है। ठीक है, और जब आप तीसरे में 3 पैरामीटर दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा 3 पैरामीटर मतलब ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली इनका जो भी
करने का काम होगा उस चीज़ को ये रिटर्न कर देगा। तो जैसे आपका पहला वाला मेथड 10-20 रिटर्न करवा रहा है a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 20 30, तो पहला 30, फिर दूसरा आपका जो है 10.5 प्लस 20.5 रिटर्न करवा रहा है, तो 10 20 प्लस 10 30 हो जाएगा और 31.0 आ जाएगा इससे, तो 31.0। और तीसरा आपको इन तीनों को ऐड करवा रहा है, तो 30 20 50 प्लस 10 60, तो आपका थर्ड वाला पार्ट जो है उसका रिटर्न करके वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये हो गया हमारा जो क्या था, ये मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरराइडिंग आता है जिसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपके पास क्या होता है कि आपकी जो सब क्लास है वो एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हो सुपर क्लास में। यानी कि बेसिकली आप सुपर क्लास जो है उसमें ऑलरेडी कुछ डिफाइंड है, उसी की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन सब क्लास करती है, तो इसे हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझो। यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड क्लास कैन रीडिफाइन अ मेथड ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा है क्लास एनिमल, ये हमने क्लास बना ली एनिमल, उसके अंदर मेथड बनाया वॉइड ईट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लिखा हमने एनिमल इज ईटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड क्या प्रिंट करके दे रहा है कि एनिमल इज ईटिंग। अब हमने एक और क्लास बनाई डॉग जो कि एक्सटेंड कर रही है हमारे एनिमल क्लास को, बढ़िया। और यहाँ पर हमने मेथड लिखा वॉइड ईट और इसके अंदर हम लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डॉग इज ईटिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर आपका मेथड सेम रहेगा, आपका मेथड का नाम सेम रहेगा, पैरामीटर भी सेम रहेगा, डिफरेंस क्या होगा क्लास का। आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, यहाँ पे ये क्लास अलग है, बट मेथड के नाम आप देख रहे हो वॉइड ईटी है, वॉइड ईटी है, वॉइड ईटी है, और पैरामीटर भी आप देख रहे हो इनके सारे सेम है, दैट इज नल, नल मतलब। ठीक है, तो क्लास डॉग ने एक्सटेंड करा एनिमल को और यहाँ पर हम जो आपका ईट मेथड है वो रिटर्न करा डॉग इज ईटिंग। फिर क्लास कैट भी एक्सटेंड करी एनिमल को, यहाँ पर वॉइड ईट मेथड सेम ही है और आपका रिटर्न करा है कैट इज ईटिंग। अब मेन क्लास बनाते हैं क्लास डेमो, और इस क्लास डेमो के अंदर हमारा आता है मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब क्या करेंगे, हमारे जो एनिमल है, कहाँ है आपका एनिमल, अब यहाँ पर इस बात को समझना, यहाँ पर एक अलग, यहाँ पर भी एक तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे हम लिखेंगे एनिमल, एनिमल हो गया हमारा पेरेंट क्लास, तो हमने लिखा एनिमल। अब एनिमल के साथ हम लिखेंगे जो भी वेरिएबल, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल वो लिखेंगे हमारा जो भी एक्सटेंड वाली क्लास है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अभी हम पहले कर रहे हैं डॉग वाले को, तो हम लिखेंगे माई डॉग वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर आप मेंशन करोगे डॉग। डॉग क्यों मेंशन करा, दैट इज पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब पेरेंट का रेफरेंस चल रहा है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट को रेफर कर रहा है। जो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट को रेफर कर रहा है, तो जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो चाइल्ड का बनाते हो, बट वो पेरेंट को क्या कर रहा होता है, रेफर कर रहा होता है। ड्यू टू दिस आप इस तरह से सिंटैक्स को फॉलो करोगे। सिमिलर मैनर आप लिखोगे एनिमल, और जो आप इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे माई कैट, किसका, आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट का, इक्वल्स टू न्यू कैट। तो कैट लिखा है यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट को रेफर कर रहा है। अब यूजिंग दीज इंस्टेंसेस माई डॉग और माई कैट, आप क्या करोगे, ईट मेथड को कॉल करोगे, तो माई डॉग डॉट ईट और माई कैट डॉट ईट। अब माई डॉग डॉट ईट जो है वो किसका है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन सी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करा आपने, डॉग का ना, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, डॉग इज ईटिंग। इसी तरह से माई कैट किसका है, कैट वाले क्लास का, और यहाँ पर आपका ईट फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, कैट इज ईटिंग, तो डॉग इज ईटिंग, कैट इज ईटिंग, ये हो गया आपका आउटपुट। तो देखो कितना सिंपल था आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आपने पॉलीमॉर्फिज्म को समझ लिया। अब यहाँ पर ये आता है 7 नंबर का क्वेश्चन कि कंपाइल टाइम और रन टाइम के बीच डिफरेंस क्या है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म स्टैटिक बाइंडिंग नाम से जाना जाता है, रन टाइम आपका डायनेमिक बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। जब भी स्टैटिक, देखो दिमाग में फीड कर लो, जब भी स्टैटिक का नाम आएगा मतलब कंपाइल टाइम, और जब भी आपका डायनेमिक का नाम आएगा मतलब रन टाइम। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कंपाइल टाइम इम्प्लीमेंट होता है मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू, एंड रन टाइम के लिए आप मेथड ओवरराइडिंग यूज करते हो। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रिजॉल्व होता है ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजॉल्व ड्यूरिंग द रन टाइम। जितनी भी काम स्टैटिक हो रहे हैं कंपाइल टाइम पर हो रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग वहाँ पर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जितनी चीजें डायनेमिकली हो रही है और आपका रन टाइम पे हो रही है, मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है, वहाँ पर आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, यहाँ पर सेम क्लास होती है, यहाँ पर आपका इनहेरिटेंस भी फॉलो हो रहा होता है, आपका ओवरराइडिंग भी फॉलो हो रहा होता है। परफॉर्मेंस देखो कंपाइल टाइम की फास्टर है और यहाँ पर इसकी स्लोअर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिकली लुकअप हो रहा है, डायनेमिकली जो आपका है चीज़ें जो है चेंज हो रही है। ये लेस फ्लेक्सिबल है बट ये मोर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट है, यहाँ पर डायनेमिक सपोर्ट नहीं है, तो डिफरेंस कर लेना। अब लास्ट आपका जो ऊप्स का पिलर है वो आपका एब्स्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है आपका कि इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन देखो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन बता के चल रहा हूँ, समझ रहे हो, बिल्कुल साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बता के चल रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत आए ना। तो आपका इनकैप्सुलेशन वर्सेस आपका एब्स्ट्रैक्शन क्वेश्चन, ये आपका आता है विद कोड। ये क्वेश्चन आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है और आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर के अंदर, बढ़िया। तो ये आता है आपका 7 नंबर, ठीक है, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है।
तो एब्स्ट्रैक्शन आपका क्या होता है, ये आपकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करता है। क्या करता है? इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करता है। अब एब्स्ट्रैक्शन क्यों करें? कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है, सिक्योरिटी इंक्रीज करता है, एंड फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है रादर देन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है वो एब्स्ट्रैक्शन फोकस करता है, और कैसे कर रहा है वो इनकैप्सुलेशन फोकस करता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन में आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आपको डिक्लेयर करना है विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स। जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल सीखें, तो ये बड़ा सा आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि क्लास क्या है आपकी एब्स्ट्रैक्ट, ये बताने के लिए। अब इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया void row, इसके आगे भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा फॉर टेलिंग कि ये मेथड भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात ये होती है कि इनको आप वहां पर इंप्लीमेंट नहीं करते हो। इनको कौन इंप्लीमेंट करता है? जब आप सब क्लास में इनको, मतलब कोई क्लास जो है वो, जो भी क्लास इस क्लास शेप को एक्सटेंड करेगी, वहां पर आप इंप्लीमेंटेशन दोगे इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, यहाँ पर नहीं बताओगे कि ये पर्टिकुलर मेथड आपका कर क्या रहा है। और आपने एक नॉर्मल मेथड बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जो कि शेप को डिस्प्ले कर रहा है, तो डिस्प्ले इन द शेप। अब आपने क्लास बनाई सर्कल, अब ये सर्कल एक्सटेंड कर रहा है आपके शेप क्लास को। अब यहाँ पर आप लिखते हो वॉइड ड्रॉ। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आपने एक बार लिख दिया बस काफी है। अब आप सीधा वॉइड ड्रॉ लिखो और बताओ कि यहाँ पर ये मेथड कर क्या रहा है, तो प्रिंट करवा रहा है ड्रॉइंग का सर्कल। तो ये क्लास जो थी आपकी एक्स क्या कर रही है, आपके जो पेरेंट क्लास है उसको क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है क्या। तो ये क्लास के अंदर ही आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। वहां पर नहीं करने के बजाय जो क्लास एक्सटेंड करती है पेरेंट क्लास को, वो क्लास के अंदर आप डिफाइन कर रहे होते हो कि आपका मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर क्या रहा है। इसी तरह से क्लास रेक्टेंगल भी एक्सटेंड कर रहा है शेप को, तो यहाँ पर भी आप वॉइड ड्रॉ लिखोगे, वही आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका प्रिंट करके दे रहा है ड्राइंग का रेक्टेंगल। अब आप अपनी मेन क्लास बनाते हो पब्लिक क्लास डेमो, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अब आप क्या करते हो, आप क्रिएट करते हो इंस्टेंशिएट करते हो। तो आपने लिखा शेप, सब देखो करना कैसे, ढंग से समझो। शेप, शेप सर्कल, क्यों? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है सर्कल, वो किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है आपकी मेन क्लास को। तो एट द एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेफर कर रहा है आपकी पेरेंट क्लास को। तो उस रेफरेंस को शो करने के लिए विल राइट शेप, मतलब इट इज द पेरेंट क्लास। सर्कल आपका ऑब्जेक्ट, जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो किस क्लास का हो रहा है, जो एक्सटेंड कर रही है, तो इक्वल्स टू न्यू सर्कल। यहाँ पर वो क्लास मेंशन करते हो जिसका क्रिएशन हो रहा है, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो क्लास इधर ही रिटर्न होती है। ठीक है, तो क्लास सर्कल पेरेंथेसिस, इसी तरह से रेक्टेंगल का कर लिया क्रिएट। अब ये दोनों जो आपके इंस्टेंस बनाए सर्कल और रेक्टेंगल, इनकी मदद से हम ड्रॉ मेथड को कॉल कर सकते हैं। इनकी मदद से हम ड्रॉ मेथड को कॉल कर सकते हैं, और इन्हीं की मदद से हम डिस्प्ले मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। तो आपका ड्रॉ मेथड कहाँ है, ड्रॉ मेथड ये रहा, और डिस्प्ले मेथड ये रहा। तो ड्रॉ मेथड अगर आप डालोगे तो एक बार प्रिंट होगा ड्रॉइंग अ सर्कल, फिर ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल। और जब आप डिस्प्ले मेथड को कॉल करोगे तो डिस्प्ले मेथड तो आपका डिस्प्ले द शेप को प्रिंट करेगा। तो आपका ड्रॉइंग अ सर्कल पहले प्रिंट होगा, फिर ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल, और फिर दो बार आपका डिस्प्लेइंग द शेप, क्योंकि दोनों ही जो इंस्टेंस आपने क्रिएट करे सर्कल और रेक्टेंगल, बोथ आर कॉलिंग द डिस्प्ले मेथड। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शन हमने करा यूजिंग दी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। और आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये जाना कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो एट द सेम टाइम पेरेंट क्लास में इंप्लीमेंट नहीं होता, उसको जो एक्सटेंड कर रही होती है क्लासेस, वहां पर आप उसको डिफाइन करते हो, उसकी डेफिनेशन देते हो। और एक और चीज सुना आपने कि लेफ्ट साइड में आप मेंशन करते हो जो भी क्लास आपकी पेरेंट वाली होती है, और राइट साइड में वो क्लास जिसका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर इंटरफेस का इस्तेमाल करके भी आप जो एब्स्ट्रैक्शन उसको इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर इंटरफेस बनाते हैं इन्होंने एनिमल नाम का, ये रहा इंटरफेस। और यहाँ पर आपने लिखा वॉइड साउंड, क्या लिखा, वॉइड साउंड। तो ये इम्प्लीसिटली क्या है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि जब आप इंटरफेस का इस्तेमाल करते हो तो इट इज इम्प्लीसिटली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब एक कोई क्लास बना लो जो इम्प्लीमेंट कर रही हो आपके एनिमल को, इसके अंदर मेथड बनाओ, एंड वो मेथड कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। अब आप इंस्टेंशिएट कर दो मेन क्लास, मेन मेथड, इसके अंदर आपने डॉग नाम का इंस्टेंशिएट क्रिएट करा, तो डॉग डॉग इक्वल्स टू न्यू डॉग, डॉग डॉग इक्वल्स टू न्यू डॉग। और इस डॉग की मदद से आपने साउंड को कॉल कर दिया, साउंड को कॉल कर दिया तो क्या प्रिंट करवाएगा, डॉग बार्क्स। तो यहाँ पर आपने सीधा सीधा काम जो है वो कर दिया। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते समय आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेम ही रखना है, बट वाइल आप रेफर कर रहे हो चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास को, तो वहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपनी पेरेंट और राइट हैंड साइड में अपनी चाइल्ड क्लास जो रेफर कर रही है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना होता है। तो आई होप आपको इतनी कहानी यहाँ पर समझ में आ गई होगी और यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका क्लास और इंटरफेस। तो क्लास का कीवर्ड क्लास है, इंटरफेस का इंटरफेस है। क्लास में हम इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, सॉरी इट कैन हैव इम्प्लीमेंट मेथड, बट जो इंटरफेस होते हैं उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है,
वेरिएबल्स नॉर्मल फील्ड होती हैं, कैन बी प्राइवेट, बट इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि जो आपके इंटरफेस होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट आपके पब्लिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं, फाइनल। आप लिखो चाहे ना लिखो, ऑलरेडी जो आपका जावा है वो समझ जाता है कि यहाँ पर पब्लिक है, स्टैटिक है और फाइनल है, ठीक है। क्लास जो है सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, इंटरफेस आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमने देखा इंटरफेस बना इसलिए क्योंकि जावा जो है वो सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, तो टू मेक इट सपोर्टेड तो आपका इंटरफेस जो है वो यूज होता है। क्लास को इंस्टेंशिएट किया जा सकता है, इंटरफेस को नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। आपके एक्सेस मॉडिफायर सभी तरह के होते हैं, जबकि आपके जो आपका इंटरफेस है वहाँ पर सिर्फ आप पब्लिक देखोगे, वहाँ पर सिर्फ आप पब्लिक देखोगे। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही होता है पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ये होता है यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड लॉजिक, ये आपके एब्स्ट्रैक्शन में यूज होता है। तो यहाँ तक हमने आपका जो ऊप्स का भी पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। तो हमने कोर जावा भी कर लिया, हमने ऊप्स का पार्ट भी कर लिया। अब आता है आपका एकदम लास्ट सेगमेंट, आपका एकदम लास्ट वाला सेगमेंट जो जहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, जावा पैकेजेस। तो अब इसको कंप्लीट करके अपना वाइंड अप। अब आते हैं जावा पैकेजेस की तरफ। तो देखो पैकेज क्या होता है। पैकेज जावा में आप एक नेम स्पेस समझ सकते हो जिसमें सारे रिलेटेड क्लास या इंटरफेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सारे रिलेटेड क्लास या इंटरफेस प्रेजेंट होते हैं। तो आपका पैकेज जो है उसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। उसका टाइप पूछ सकते हैं, पैकेज के कितने टाइप हो सकते हैं, बिल्ट इन हो सकता है या फिर यूजर डिफाइन हो सकता है। बिल्ट इन पैकेज अगर आपने सुने हो तो हम इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिखते हो ना, और या फिर आप जावा डॉट स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर भी लिखते हो। तो आपकी यूटिलिटी वगैरह इंपोर्ट करने के लिए जावा डॉट आईओ इस्तेमाल करते हो या जावा डॉट लैंग। तो देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि टाइप्स ऑफ डिफाइंड पैकेजेस, डिफाइन द टाइप्स ऑफ पैकेजेस। तो वहाँ पर आप मेंशन करके आ जाना बिल्ट इन होते हैं और यूजर डिफाइन होते हैं। जहाँ पर बिल्ट इन में आप जावा डॉट लैंग, जावा डॉट आईओ होता है, जावा डॉट यूटिल होता है फॉर यूटिलिटी, जावा डॉट एप्लेट, जावा डॉट एडब्ल्यूटी, जावा डॉट नेट, ये सब होते हैं। और यूजर डिफाइंड पैकेजेस वो होते हैं जो आप खुद डिफाइन करते हो, जैसे पैकेज, माई पैकेज, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आता है क्लास पाथ सेटिंग फॉर पैकेजेस। अब ये अगेन 2 मार्क, ये सभी 2 मार्क्स क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो क्लास पाथ एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है जावा में, जो कि जेवीएम और जावा कंपाइलर को बताता है कि वेयर टू लुक फॉर यूजर डिफाइंड क्लासेस या पैकेजेस। मतलब जो भी यूजर डिफाइंड पैकेजेस यानी कि यूजर क्रिएट करता है पैकेजेस को, उनको कहाँ पर, वो कहाँ पर अवेलेबल है, बेसिकली वेयर दोज पैकेजेस एंड क्लासेस आर अवेलेबल। तो उसके लिए क्लास पाथ जो है वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो नाम में ही सजेस्ट कर रहा है पाथ, दे आर टेलिंग द पाथ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पाथ को सेट करना है तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर टेम्परेली। अगर आपको मतलब एग्जैक्ट अभी टर्म टेम्परेली अगर आपको स्टोर करना है तो आप ये यूज़ करोगे, एंड अगर आपको परमानेंटली करना है तो आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। आप सिस्टम प्रॉपर, अच्छा ये आपने करा भी होगा वैसे, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाके आप एडिट करते हो ना पाथ वगैरह। नेक्स्ट मेकिंग जार फाइल्स फॉर लाइब्रेरी पैकेजेस। जार मतलब जार जावा आर्काइव, जार फाइल्स मतलब जावा आर्काइव फाइल्स, और ये बंडल करती हैं डॉट क्लास फाइल्स। डॉट क्लास फाइल्स यानी आपकी जो हमने एग्जीक्यूट करने के बाद बनती हैं वो, ठीक है। तो बाइट कोड जिसको जिसको कहते हैं। तो डॉट क्लास फाइल्स जो होती हैं उसका बंडल करने के लिए जो आपका जार होती है वो यूज होती है, ठीक है। तो जार फाइल्स आर नथिंग बट हेल्प्स टू बंडल द मल्टीपल डॉट क्लास फाइल। फिर आता है आपका इम्पोर्ट एंड स्टैटिक इम्पोर्ट। तो आपका एक इम्पोर्ट होता है, एक आपका स्टैटिक इम्पोर्ट होता है। तो इम्पोर्ट क्या करता है, इट इज़ यूज टू ब्रिंग अ क्लास और पैकेज इनटू द करंट फाइल। यानी अगर कोई क्लास या पैकेज को आपको करंट फाइल में लाना पड़ता है तो उसके लिए आपका इम्पोर्ट यूज होता है। और आपका स्टैटिक इम्पोर्ट यूज होता है अगर आपको स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करना हो विदाउट क्लास रेफरेंस। तो जैसे आपने इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखा फॉर गेटिंग द इनपुट, तो दैट इज इम्पोर्ट। और स्टैटिक इम्पोर्ट में आप इम्पोर्ट स्टैटिक कीवर्ड लिखोगे फिर जावा डॉट लैंग डॉट मैथ। तो अब आप मैथ को इम्पोर्ट कर चुके हो, तो अब आप स्क्वायर रूट सीधा 4 का निकाल सकते हो। नेमिंग कन्वेंशंस, लोअर केस लेटर्स एंड रिवर्स पैकेजेस के लिए बेसिकली। तो लोअर केस लेटर्स आप लिखते हो जनरली, एंड रिवर्स डोमेन नेम्स जो है उनको आप अवॉइड करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपका डोमेन एग्जाम्पल डॉट कॉम है तो आपका पैकेज कैसा लिखेगा, सबसे पहले आप पैकेज लिखोगे फिर आप लिखोगे कॉम डॉट एग्जाम्पल। तो यू आर रिवर्सिंग द डोमेन। फिर डॉट माई ऐप। फिर आते हैं, अब देखो माइक्रो प्रोसेसर। अभी आप माइक्रो प्रोसेसर आते हैं जहाँ पर आपका लिखा है प्रोसेसर इवोल्यूशन एंड टाइप्स। तो ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, कोआ में भी पढ़ा होगा। तो आपके प्रोसेसर के 5 जेन आए थे। फर्स्ट जेन 4 बिट का, सेकेंड जेन 8 बिट का, थर्ड जेन 16 बिट का, फोर्थ जेन 32 बिट का था, एंड फिफ्थ जेन आपका 64 बिट का था। यहाँ पर आपने टाइप होते हैं आपके प्रोसेसर के
रिस्क और सिस्क आपने कुआ में पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो। रिस्क और सिस्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था 7 मार्क में। रिस्क होता है आपका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो दीज आर रिस्क एंड सिस्क द टाइप ऑफ द प्रोसेसर्स। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर में अगर आप बात करो तो एएलयू अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस के लिए, सीयू जो कंट्रोल करता है, रजिस्टर्स जो कि स्मॉलर स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम बसेज होते हैं जहाँ पर आपका डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस होता है, एंड क्लॉक जो होता है वो सिंक्रोनाइज करता है ऑपरेशंस को। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? फेचिंग होता है डेटा का, फिर उसको डिकोड करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन उसको स्टोर करते हैं। सबसे पहले डेटा को फेच करा जाता है, फिर उस डेटा को डिकोड किया जाता है, फिर उस डेटा को एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड फिर उस डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक एड्रेसिंग मोड्स, जो क्या बताते हैं कि कोई आपका जो ऑपरेंड है या इंस्ट्रक्शन का, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली एड्रेस डिफाइन करते हैं किसी ऑपरेंड का। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे एड्रेसिंग मोड्स आपने पढ़े होंगे, कोआ में पढ़े थे। तो आपका इमीडिएट, डायरेक्ट, आपका रजिस्टर, रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इंडेक्स, ये सब एड्रेसिंग मोड होते थे जो बताते थे ऑफ द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फिर आते थे इंटरप्ट। इंटरप्ट सिग्नल क्या करते थे? करंट फ्लो को या एग्जीक्यूशन को रोक देते थे। तो आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते थे और आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते थे, और मैस्केबल और नॉन मैस्केबल होते थे। मैस्केबल इंटरप्ट होते थे जिनको आप इग्नोर कर सकते हो और आप अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हो। नॉन मैस्केबल होते थे जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आपने डेटा ट्रांसफर स्कीम्स आती है। डेटा ट्रांसफर, ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बाय द वे, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डेटा ट्रांसफर स्कीम्स क्या होती है, इसलिए इनको सिर्फ 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2-2 नंबर से ज़्यादा आपके पूछे नहीं जाएंगे। फिर डेटा ट्रांसफर स्कीम्स वो होती है जो बताती है कैसे डेटा मूव करता है बिटवीन द प्रोसेसर एंड द पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स या मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम्ड आए होते हैं, इंटरप्ट ड्रिवन आए होते हैं, और डीएमए। डीएमए भी आपने पढ़ा होगा, वो सारा कुआ का है। डीएमए आपने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पढ़ा होगा, जहाँ पर जो सीपीयू की इंटरवेंशन है उसको हटा दिया जाता है और डायरेक्ट जो है मेमोरी का ट्रांसफर हो रहा होता है, एक्सेस हो रहा होता है। जो आपके पेरिफेरल्स या आईओ डिवाइसेस हैं वो डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर पाते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो आता है आपका। इंस्ट्रक्शन फ्लो, पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से कैसे फेच करता है, वो इंस्ट्रक्शन फ्लो होता है। और डेटा फ्लो मतलब किस तरह से ऑपरेंड को फेच किया, प्रोसेस किया, एंड देन स्टोर किया। फिर आता है आपका टाइमर। टाइमर क्या होता है? डिवाइस होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो कि काउंट करता है फिक्स्ड इंटरवल्स को। ठीक है, और ट्रिगर करता है स्पेसिफिक इंटरप्ट्स को। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। फिर आपका टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम ये रहा आपका, ये आपका टाइमिंग डायग्राम। और यहाँ पर आपका लिखा है सिग्नल और आपकी डिस्क्रिप्शन। तो जैसे क्लॉक है, आपका एड्रेस है, आपका डेटा है, और आपका आर डी डब्ल्यू आर सिग्नल्स है। आर डी डब्ल्यू आर मतलब रीड राइट। ठीक है, और स्टेटस सिग्नल्स। तो आपका क्लॉक बेस टाइम सिग्नल्स यानी कि पल्सेस कैलकुलेशन के लिए, एड्रेस के लिए मेमोरी आईओ एड्रेस, डेटा डेटा बीइंग रिटन, डेटा को राइट करते हो, रीड करते हो। आर डी डब्ल्यू आर सिग्नल्स मतलब रीड राइट सिग्नल्स, और स्टेटस सिग्नल्स इंडिकेट करते हैं किस तरह का ऑपरेशन है, मतलब आईओ ऑपरेशन है, किस तरह का ऑपरेशन है। और ये आपका टाइमिंग डायग्राम है। एंड लास्ट आपका इंटरफेसिंग डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जो कनेक्ट करती हैं माइक्रो प्रोसेसर्स को एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के साथ। तो वो डिवाइसेस जो कनेक्ट करती हैं माइक्रो प्रोसेसर्स को एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के साथ, वो डिवाइसेस होती हैं आपकी इंटरफेसिंग डिवाइसेस। तो इंटरफेसिंग डिवाइसेस नाम में काम छुपा है, एज अ इंटरफेस एक्ट कर रही होती है। सो फॉर कनेक्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर्स एंड द एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके इंटरफेसिंग के, जैसे 8255 जो आपका प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है, 8253 टू 8254 आपकी टाइमर्स है, 8279 इज द कोड फॉर द कीबोर्ड या फिर डिस्प्ले कंट्रोलर, एंड 8237 फॉर डीएमए कंट्रोलर। तो इसके साथ ही हमने जो आपकी यूनिट 1 थी ऊप्स विद जावा की, बहुत ही सक्सेसफुली कर ली है। मैंने आपको एक-एक टॉपिक पढ़ाया है, एक भी टॉपिक मैंने आपका छोड़ा नहीं है जो इस यूनिट में छोड़ दिया हो। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी और आप अभी तक बने हो इस वीडियो में, ट्रस्ट मी यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नोट्स लेना और उसको रिवाइज करना बहुत ढंग से, और अपनी तैयारी को इंक्रीज करना, और 60 प्लस मार्क्स तो आप ले आओगे अगर मेरे साथ आप हर एक सब्जेक्ट को फॉलो करते जाओ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी आई विल मेक द वीडियोस फाइन। तो लाइक करना, और आप लोग नीचे जाके नोट्स ले सकते हो फ्रॉम द वेबसाइट, और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।